तो ऐसी क्या चीज है कि मतलब अभी एक्चुअली बंगाल को चाहिए? बंगाल परिवर्तन की ओर देख रहा है, बंगाल अपने आप को चेंज करने की ओर देख रहा है। लंबा सोने के बाद जगह है, कायदे से जगा हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी अभी भी वहां पे रहती है, तो आने वाले बंगाल की इमेज कैसी होगी और कितनी डिप्लीट होगी? कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। कलकत्ता सुनने में जितना अच्छा लगता है, कलकत्ता के बारे में बात करना जितना अच्छा लगता है, कलकत्ता का रसगुल्ला जितना यहाँ से सुनने में मीठा लगता है, आज की तारीख में 5 दुकानें आपको ऑथेंटिक रसगुल्ले की नहीं मिलेंगी। असम में लोग अच्छे हैं, बंगाल में लोग अच्छे हैं, सब लोग हॉस्पिटेबल हैं, बात करते हैं अच्छे से। जयेश जी तो जा करके घर में रात में जा करके बकरियां, मछलियों का तालाब और सारा कुछ देख करके आए। क्या फिर वहाँ बात है। जिससे पूछो मामा चाहिए, मामा चाहिए, मामा चाहिए, लड़की हो महिलाएं हो, ये मामा मामा मामा, वहाँ मामा का ही जलवा है। कि वो लोग ये डिसाइड करें कि हमें अब दूसरी गवर्नमेंट चाहिए, हमारा टीएमसी से हो चुका है। मतलब इवन ऑटो में हम कैब में जाते थे तो हम पूछते थे, तो एक कैब वाले ने पहले पूछा, मैंने पूछा क्या भैया क्या हाल चाल, चुनाव वगैरह क्या हाल है, तो उसने कहा कहाँ से हो पहले ये बताओ। फिर उन्होंने बताया मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। फिर कहा हाँ फिर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाजपा आ रही है। तो बीजेपी अगर पश्चिम बंगाल में आती है तो जो वायलेंस करने वाला जो तबका है, जो टीएमसी के लिए आज काम कर रहा है, यही उम्मीद होगी कि उसे वहां पर वो क्रश कर देगी। तो पश्चिम बंगाल में पेट जीतने वाला है, पेट खाली है, जेब खाली है लोगों की। सियासत की गलियों में करोड़ों लोग एक ही नारा सुनने को बैठे हुए हैं, अपनी आंखें खोलकर रिजल्ट्स देख रहे हैं, एग्जिट पोल्स देख रहे हैं। 4 मई को जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में सब लोग बहुत ज्यादा अपनी आंखें खोलकर बैठे हुए हैं कि रिजल्ट क्या होंगे, बंगाल में क्या देखने को मिलेगा, असम में क्या रिजल्ट रहेगा, इसी के साथ जो बाकी स्टेट्स है उसमें भी क्या देखने को मिलेगा। हमारे ऑप इंडिया चैनल से 2 ओजी पत्रकार गए थे, ग्राउंड पर रिपोर्ट करके आए, और वहां से जो बातें वो लोग सुन के आए हैं, जो रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, उसके बाद जो उनका इवैल्यूएशन है उसके बारे में बात करेंगे। और दोनों स्टेट्स में क्या अंतर है, सोसाइटी में क्या अलग चीजें हैं देखने को मिली, तो उनसे हम लोग वो जानेंगे। तो मेरे साथ अनुराग मिश्रा है और जयेश मटियान है, तो दोनों का स्वागत है। और आप लोगों की ग्राउंड रिपोर्ट सबने देखी और ऑब्वियसली आप लोगों ने ग्राउंड पर जाके काम किया है, तो पहले तो मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस पूछूंगी। जयेश का आई गेस पहला एक्सपीरियंस था फ्रॉम ऑप इंडिया, तो जयेश का भी अपना एक्सपीरियंस होगा, और अनुराग जी तो खुद में ओजी हैं ही, तो उनसे भी हम जान लेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहा। तो शुरू करते हैं अनुराग जयेश जी शुरू करें, पहली बार गए थे तो पहली बात इन्हीं को होनी चाहिए। तो जयेश तुम बताओ, मतलब तुम्हें टीम के साथ कैसा लगा, तुम्हें वहां पे असम में कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस था, बंगाल में क्या एक्सपीरियंस था, उसके बारे में बताओ। टीम के साथ तो बढ़िया ही था, अच्छा था। और असम और बंगाल का दोनों में डिफरेंस काफ़ी है। सोसाइटी के लेवल पर, लोगों के लेवल पर लोग बातचीत कैसे करते हैं, मतलब भाषाई विविधता है, तो वो एक बैरियर कह लो या बैरियर ना भी कहें, तो वो भाषा विविधता तक उसे रखें। तो असम में भी वो भाषा विविधता है, बंगाल में भी है, दोनों समझ में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई। ये मेरा पहली बार था असम जाना भी और बंगाल जाना भी, लेकिन दोनों तरफ एक वो था कि हाँ, जो असम में जो लोग हैं वो, उनसे आप बात करके आपको अच्छा भी लग रहा है और वो बात भी कर रहे हैं, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कम से कम। लेकिन बंगाल में ये था कि अगर वो आपको समझ भी पा रहे हैं, आपकी भाषा समझ पा रहे हैं, या अगर मैं उनकी समझ पा रहा हूँ, तो वो बोल नहीं रहे हैं। तो बंगाल में मेरे लिए ये अलग एक एक्सपीरियंस था इस बार। और तुम्हें खाने पीने में कैसा, तुम अनुराग के साथ गए थे, तो खाने पीने में कुछ स्ट्रगल था, या फिर वहां पे जो क्लाइमेट चेंज था उसके बारे में बताओ। खाने पीने में एक तो बड़ी मतलब हैरानी की बात मेरे लिए ये थी कि यार रोटी नहीं मिली हमें कहीं भी, ठीक है। तो मतलब सुबह हम लोग हैं कि भाई सुबह पराठा खाना है, तो पराठा उनके लिए, हमारे लिए वो भटूरा और पूड़ी, इसके बीच का कुछ है वो, उसे वो लोग पराठा बोलते हैं असम में खास तौर पर। तो हमारे लिए वो, मेरे लिए वो बड़ा अलग था, नया था कि अच्छा ये यहाँ पर। लूची कहते हैं उसे उधर। हाँ लूची, लूची। अच्छा पता नहीं। तो वो मेरे लिए अलग था कि यहाँ पर बाकी रोटी नहीं थी, चावल वगैरह सारा मिलता है और अच्छा खाना है, मतलब वो सड़ा गला खाना नहीं है। असम में खास तौर पर ताज़ा खाना है, सब अच्छा था। हाँ बंगाल में उसके मुकाबले थोड़ा सा हाइजीन कम है। इश्यूज। हाँ अच्छा। इश्यूज हैं, और मतलब टेस्ट को लेकर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ डिफरेंस है। हाँ। मसाले बड़े अलग यूज करते हैं वो लोग, अच्छा। मतलब हाँ असम का ज़्यादा बेटर मैं कहूँगा कि हाँ, खाने के मामले में, नाइस। हाइजीन के मामले में, और
जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसे हम कहते हैं उस मामले में कि वो ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। नाइस। और अनुराग, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा तो बढ़िया सारी रहा। चीजों से हटके पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा वादियों का? नहीं, देख वहाँ लोग अच्छे हैं, असम में लोग अच्छे हैं, बंगाल में लोग अच्छे हैं, सब लोग हॉस्पिटेबल हैं, बात करते हैं अच्छे से, खाना पीना अच्छा खिलाते हैं, जिनसे आपकी अच्छी बातचीत हो जाएगी, वो अपने घर तक ले जाएंगे खाना खिलाने के लिए। जयेश जी तो जा करके घर में रात में जा करके बकरियां, मछलियों का तालाब और सारा कुछ देख करके आए। क्या फिर वहाँ बात है। हाँ। असम में एक कल्चर है, आप खाना खाएंगे किसी के घर में तो वहाँ तांबूल मिलता है लास्ट में, तो वो भीगी हुई सुपारी होती है और पत्ता होता है पान का, तो वो साथ में होता है। मुझे तुमने हालांकि खाया? नहीं, मैंने नहीं खाया। हाँ, मुझे कई जगहों पर मिला और मुझे अच्छा लगता है तो मैंने खाया। एक जगह पर मुझे मेरे लिए रखा हुआ था लेकिन कोई और खा गया उसे, तो ऐसा रहा। बाकी बढ़िया रहा दोनों जगहों पर। मैं चूंकि प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज रहता है वहाँ सब, क्योंकि वहाँ प्राइमरली वो लोग मछली, बंगाल में तो पूरी मछली पर राजनीति हो गई, तो वहाँ ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियंस के लिए, इन लोगों के लिए ज़्यादा स्वर्ग टाइप की चीज़ रह जाती है। जो भी नॉन वेज खाते हैं उनको बहुत वैरायटी ऑफ नॉन वेज, मतलब जो इधर वाले हिंदी बेल्ट वाले नॉन वेज खाने वाले होते हैं उनको जा करके वहाँ शौक लगता है कि अच्छा इतना कुछ नॉन वेज में होता है। हाँ, मतलब बहुत सारा मेन्यू बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब 4 लाइन में लिखा रहेगा वेज वालों के लिए और 44 लाइन में लिखा रहेगा नॉन वेज वालों के लिए। तो इस तरह का रहा, बढ़िया रहा, मतलब कुल मिला करके तो अच्छा रहा। आप 2 स्टेट्स गए जो मतलब बॉर्डर शेयर भी करते हैं, है ना? तो उसमें एक तो चीज है कि मैं कॉमनैलिटी के बारे में जानना चाहती हूँ कि दोनों स्टेट्स में कॉमन चीज क्या थी जहां आपको लगा कि ठीक है ये तो सेम ही है दोनों जगह, और उसके बाद की जो डिफरेंस है दोनों स्टेट्स में उसके बारे में बताओ। जय जी पहले बताएंगे, दोनों स्टेट में नया अनुभव रहा तो इनको क्या लगा, फिर मैं। कॉमन कॉमन मुझे कुछ लगा नहीं। असम और बंगाल में कॉमन मुझे नहीं समझ में आया कोई, कि मतलब दोनों सेपरेट। नहीं, कॉमन है। जैसे आप जब जो दार्जिलिंग और इधर वाला जो बेल्ट है उस साइड आप जब जाएंगे तब असम और बंगाल आपको कॉमन दिखाई देगा, लोगों का बोलचाल, रहन सहन, कपड़ा लत्ता, सारा चीजें सेम दिखाई देंगी। लेकिन जब आप इधर आ जाएंगे कलकत्ता और इस पूरे रीजन में जो इधर का बंगाल है उस साइड आप आएंगे तो असम से आपको एकदम डिफरेंट नजर आएगा। वो बिहार से आपको मिलता हुआ थोड़ा कल्चर, उस टाइप की बोली, भाषा, व्यवहार, कपड़े, बातचीत करने का तरीका, बिहेवियरल एटीट्यूड उस तरह का मैच करेगा। असम चूंकि फिर और आप नॉर्थ ईस्ट में, मतलब आप घुसते ही जा रहे हो उसकी तरफ, तो बंगाल से आप जब आधा बंगाल पार कर जाते हो, दार्जिलिंग और उस बेल्ट में जाते हो, फिर वो नॉर्थ ईस्ट वहां से शुरू हो जाता है बेसिकली, और फिर असम आता है, मेन लैंड एक तरह से आ जाती है जो नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट है। तो वहां दोनों में कॉमन है, और इधर जो है ये इधर ज्यादा डिफरेंस है। कॉमन और एक जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी एक अपना प्रचार करते हुए कहा ही था जब मछली वाली पॉलिटिक्स हुई कि मांस बंद कर देंगे, मछली बंद कर देंगे, उन्होंने कहा कि आइए हम आपके यहाँ ज्यादा हम लोग मांस खाते हैं। तो दोनों लोग मांसाहार के मामले में, मैं एज ए वेजिटेरियन जो मैंने ऑब्जर्व किया, मांसाहार के मामले में दोनों बहुत कॉमन है, बहुत खाते हैं, वैरायटी खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उसको। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता, जैसे मतलब वेजिटेरियंस के लिए सबसे प्राइम खाना होता है मशरूम खा लिया, पनीर खा लिया, इस टाइप का रोज नहीं खा सकते हैं, लेकिन उधर दोनों टाइम, तीन टाइम खाना खाते हैं, तो तीनों टाइम वो लोग नॉनवेज खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं। ये चीज दोनों साइड कॉमन रही कि मतलब उधर भी इधर भी दोनों साइड नॉनवेज खाएंगे, और लोग अच्छे हैं, बोलने में मृदुभाषी हैं दोनों साइड के लोग। इधर यूपी बिहार से ज्यादा मृदुभाषी उधर के लोग हैं। ऑल्सो मैं जानना चाहती क्या इन दोनों स्टेट्स में, मतलब जैसे हमने देखा बिहार में जातिवाद की बहुत पॉलिटिक्स हुई है, तो क्या इन स्टेट्स में आप लोगों ने नोटिस करा कि कुछ जातिवाद से रिलेटेड यहाँ पर है, देखने को मिला, या कुछ ऐसा हुआ, उसके बारे में बताओ। देखिए, जाति, आप जाति को लेकर के अगर घूमेंगे हर जगह पर तो जाति का ब्रैकेट आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हर सोसाइटी में एक क्लास या किसी भी फॉर्म में एक डिवीजन होता है, ग्रुप्स बने हुए होते हैं। आपको यूपी, बिहार, हरियाणा और पंजाब इन जगहों पर जाएंगे तो जाति बहुत दिखती है, मतलब चूंकि, और हम जानते भी हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं तो हम जातियां समझ पाते हैं। वहाँ एथनिक आइडेंटिटी ज्यादा है, कल्चरल आइडेंटिटी कहीं ज्यादा उससे मायने रखती है जाति के अपेक्षा में। जैसे मैं अपना असम का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं 8-9 दिन वहाँ टोटल रहा। मैं 4 घरों में मैंने खाना खाया, सैकड़ों लोगों से मैंने बात करी, 20-40 लोग ऐसे रहे होंगे जिनके मोबाइल नंबर शेयर हुए, जिनसे मेरी बात हुई, रेगुलर कांटेक्ट रहा, कोई चीज़ नहीं। जिस गाड़ी को लेकर के मैं, जिस ड्राइवर को लेकर के गया, किसी की मुझे जाति नहीं पता चली। ये मेरे लिए थोड़ा सा शौक था। मैं जब बंगाल आया तो मैं एक दिन बैठ करके सोचने लगा कि मुझे किसी की जाति नहीं पता है, मैं किसके घर पे खाना खाया, किसके साथ बैठ के गया, किसकी गाड़ियों में गया, किसकी बोतल से पानी पिया, मुझे जाति नहीं पता चली। तो वहाँ एथनिक आइडेंटिटी बहुत ज्यादा है, वहाँ संघर्ष भी बहुत लंबा इतिहास रहा है, चाहे वो बोडोलैंड की लड़ाई हो, चाहे अभी गोरखालैंड की लड़ाई जो बंगाल में चल रही है। तो आइडेंटिटी
आइडेंटिटी बेस वहां भी उतना ही रिजिड है जितना आप यूपी बिहार या किसी भी और राज्य में जाएंगे तो पाएंगे। बस उसका एक तरह से जो डेफिनेशन है या कह लें टर्मिनोलॉजी जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो जाति जाति के फॉर्म में जाति नहीं मिलेगी, लेकिन आइडेंटिटी वहां भी बहुत ज्यादा डोमिनेट प्रिवेल करती है, ये चीज है। जयेश, तुम पहाड़ी इलाके से आते हो और असम में भी काफी पहाड़ी इलाके हैं, है ना? तो उस चीज के बारे में बताओ कि वहां का रहन सहन तुम्हें क्या चीज ऐसा लगा कि ये तो सेम है एग्जैक्टली, मतलब ये चीज पहाड़ों में और यहाँ पे भी है, लाइफस्टाइल है लोगों का, जो गांव के लोग हैं, है ना, वो लोग मोस्टली पानी उसमें बड़े से बर्तन में गर्म करते हैं, सब करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है कि हिमाचल से है, उत्तराखंड से है, कोई भी पहाड़ी इलाके से वो कनेक्ट करता है आदमी वहाँ के लोगों के साथ। तो तुमने कैसे कनेक्ट किया? एक तो होता है कि खुली जगह है, ठीक है, बहुत सारे खेत हैं, खुले हुए हैं, और प्रकृति आपको दिखती है वहाँ पर। लोगों का बिहेवियर दिखता है, भोले भाले लोग, और बड़े ही जैसे कि आप आइए, मतलब आप घर में आइए, आपके लिए चाय पानी, ये स्वागत के लिए, मतलब कोई भी आप नहीं जानते हो कि यार ये आदमी कौन है, लेकिन फिर भी वो हमें बुला रहे हैं कि आप अपने यहाँ, हमारे यहाँ आइए। वो भी एक मैं इंसिडेंट, मतलब एक उदाहरण है ये, कि एक लड़की है जिनसे हम लोगों ने बातचीत की, तो वो लड़की, उस ग्रुप की एक लड़की हमें अपने घर पे बुलाती है कि नहीं, शाम को आना आप लोग 7-8 बजे जब भी फ्री हो तो तब आना। और हमने बोला भी कि यार नहीं, क्यों किसी के घर में जाना है, मतलब खासतौर हम लोग चारों लड़के थे तो हमें लगा कहीं। और उसमें ये भी था कि उस जैसे आप तरीके किसी के घर पे 4 लोग पहुंचते हैं, भूखे लोग हैं, हम लोग खाना खाएंगे, तो सबसे बड़ा बात, अब 7-8 बजे जाओगे तो खाना खाना पड़ेगा आपको, मतलब दोनों अंडरस्टैंडिंग है कि इस टाइम आदमी आ रहा तो खिलाना पड़ेगा। तो ये चीज थी कि अब खाना बनाना अपने आप में, हमने अपने घरों में देखा है कि पापा कोई मित्र अगर आ गए तो एक मन में माता जी के रह रहा है कि अरे अब खाना बनाना पड़ेगा, 4 लोग और एक्स्ट्रा आ गए। तो हमने कहा उस वजह से हमने मना किया था। था कि नहीं, हम मतलब दूसरे कष्ट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने बार बार वो आग्रह किया कि नहीं आओ आओ, इतना कर रहे हैं तो गए, और बढ़िया उन्होंने मतलब खिलाया पिलाया वो सब। तो वो सब पहाड़ों में, मतलब पहाड़ों में वो सब ज्यादा होता है कि जो खातिरदारी हम जैसे कहते हैं कि आओ आप अपने घर आओ, ये सब ठीक है, वो सब चीजें थी। और वहाँ हाँ, जानवर थे, कोई बतख मेरे लिए नहीं थे वहां पर, कि लोगों ने बतख पाले हुए हैं। अच्छा। हाँ, सबने अपने अपने, मतलब सबके अपने अपने तालाब हैं, थोड़े थोड़े छोटे हैं, बड़े हैं, सब मतलब बहुत सुलझी हुई सोसाइटी, हाँ। इतना जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े घर होते हैं आलीशान यहाँ हाँ। पे, और वहां पर ऑब्वियसली वो डिफरेंस और आ इतने जाता प्यारे है। घर, मतलब उनके डिजाइन और वो देख के ऐसा लगता है क्या एस्थेटिक है, उसको लेकिन वो फील होता है। तो यही था, जानवर है लोगों ने पाले हुए, किसी की बकरियां हैं, गाय वगैरह हैं, ये छोटी छोटी चीजें, खेत है अपने सबकी, पेड़ हैं, खेत हैं, ये जगह खुला खुला, सब कुछ खुला खुला है। तो शहरों में मतलब वो नहीं है, पहाड़ों में वो है, तो वहाँ मुझे वो कनेक्ट कर पाया कि हाँ, खुली खुली जगह यहाँ पे लोग। तो सही है, मतलब सोसाइटी ऑब्वियसली, जैसे आप लोग बता रहे हो मैं इमेजिन कर सकती हूँ। अब आते हैं जिस काम के लिए आप लोग गए हुए थे और आप लोगों का जो एक्सपीरियंस उस चीज को लेकर था, दैट वाज प्राइमरी काम तो यही था कि उस समाज को देखना है, जानना है, खा पी के आना है, उन लोग क्या खाना खाते हैं, उन लोग कैसे बात करते हैं, इसको जान ले। अब चूंकि नौकरी कर रहे हैं, काम करना है, तो उसके लिए गए हुए थे वो चुनाव। तो आप लोग ग्राउंड पे गए, लोगों से बात किया, आई गेस रैलीज भी चल रही थी उस टाइम, तो आप लोगों ने रैलीज भी कवर करी। असम जब गए हुए थे उस बीच ये जब आप स्टार्टिंग में गए थे तब नीता अंबानी और भी आए हुए थे, तब वो लोगों ने वो जो मंदिर है वहां पे, कामाख्या मंदिर है, वहां पे पूजा कराई थी, और उस टाइम एक्चुअली बहुत अच्छी खासी लोगों की रैलीज निकल रही थी और पब्लिसिटी और ये सब हो रहा था। तो पहले तो ये बताइए कि असम में क्या है अभी, बिकॉज हम ऑलरेडी सुन रहे हैं कि बीजेपी की टक्कर वहां पे और कुछ है नहीं, प्लस जो हमने डेमोग्राफी का वो देखा, मुद्दा देखा, वो भी वहां पे बहुत अच्छे से टैकल किया गया है। उसके बाद बीच में पवन खेड़ा वाला मुद्दा आया था। उन सबको मिलाकर आप लोगों ने ग्राउंड में क्या क्या बातें सुनी, वो मैं चाहती हूँ कि आप बताइए। ग्राउंड पर 2-3 बातें सुनी। पवन खेड़ा पेड़ा वाली जो बात है वो ग्राउंड पर भी पहुंच चुकी थी, जब हम लोग निकल रहे थे तब तक पहुंच चुकी थी। आगे शुरू से अगर शुरू करें तो कामाख्या माता का आपने जिक्र किया, तो बहुत अच्छा मंदिर बनवाया गया है। और जो कॉरिडोर था, या चूंकि आप जब जाएंगे गुवाहाटी में जाएंगे तो शहर में आप एयरपोर्ट से घुसते हुए बाएं हाथ पे आपको मंदिर की पहाड़ी दिखाई देगी, तो बहुत ऊंचाई पर है, जाना बहुत कठिन हुआ करता था। अभी थोड़ा और चीज़ों को एलिवेट किया गया है, बेटर किया गया है, गाड़ी और ऊपर जा सकती है, आसानी से लोग जा सकते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है, और वो एक बड़ा इशू है। मतलब चूंकि असम, अगर पर्टिकुलरली हम असम की बात कर रहे हैं, तो असम बहुत एथनिसिटी की हमने बात करी,
तो बहुत कल्चरली वो लोग जुड़े हुए लोग हैं, तो इनके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। जैसे हम अभी एक 17 पे हमने वहाँ 17 जैसे अपने यहाँ मठ होता है, मंदिर होता है, उसके ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि किस तरह से उनके लिए एक थ्रेट बना हुआ है जो डेमोग्राफिक चेंज है या जो इन्वेजन हो रहा है, बेसिकली जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं बांग्लादेश से आने वाले। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बड़े इश्यूज हैं वहाँ पर, चूंकि वो पूरा असम एक लंबे इंसर्जेंसी के दौर को उसने देखा हुआ है, लोगों के दिमाग में अभी भी वो यादें हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट से इस बात का दुख है, अभी जो वो चेंज देख रहे हैं, देखो वहां पर क्या हुआ है कि वो सोसाइटी अपने रूट्स के साथ जुड़ी रहना चाहती है, लेकिन उसी के साथ साथ वो जो बाकी दुनिया है उसकी रफ्तार को भी मैच करना चाहती है। तो हुआ क्या था कि जो जैसा था वैसा ही रख दिया गया था उसे। आज भी आप जाएंगे असम के बहुत सारे इलाकों में तो दिखेगा, मतलब प्रकृति ने जैसा जो बनाया वैसा ही वो रखा हुआ है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। छेड़छाड़ किया जाना वैसे तो बुरी बात है, लेकिन आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस दुनिया के साथ कंपीट कर रहे हैं, वहां पर आपको करना पड़ेगा। वहां पर आपकी संपत्ति है, वो एक तरह से स्टेट की संपत्ति है, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट बहुत बड़ा इशू है। आप अब लोग सवाल कर रहे हैं कि गुवाहाटी जैसा एक और शहर हमें क्यों नहीं मिला, क्यों हमारे यहाँ रोड्स उतनी अच्छी नहीं बनाई गई, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए। वो चीजें चेंज हो रही हैं। आप गुवाहाटी में जाएंगे तो आपको दिखेगा बहुत सारा कुछ बन रहा है। बारपेटा हम लोग गए थे तो वहां पर आप देखेंगे कि एक अच्छा कैंसर इंस्टीट्यूट वहां पर ले जाकर के बनाया गया है। रोड की कनेक्टिविटी बहुत, मतलब इवन जो बारपेटा शहर है, जिस टाउन की बात होती है, और एक बारपेटा का रोड है, तो आप जाएंगे तो आज के तारीख में जो ओल्ड टाउन है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस उस हाईवे के किनारे जो नया शहर बस रहा है उसका ज्यादा हो गया है। आप गुवाहाटी में किसी से पूछेंगे मुझे बारपेटा जाना है तो पूछेगा कि आपको बारपेटा टाउन जाना है या फिर बारपेटा रोड जाना है। बारपेटा रोड भी एक करके जगह बन गई है। तो वहां हमें बहुत क्लियरली दिखाई दिया कि डिफरेंस, बारपेटा शहर जो सो कॉल्ड टाउन है वो अभी भी दिखाई देता है। पंचायत का फुलेरा गांव था ना, वैसा ही वो पूरा जिला दिखाई देता है, इस तरह का बना हुआ है। लेकिन उससे आप 10 किलोमीटर दूर वहां पे जाएंगे तो दिखेगा कि हाँ, नई दुनिया से भी लोगों को कनेक्ट किया जा रहा है। हम लोगों ने, जयेश ने इंटरव्यू भी किया था जो यंग लड़के लड़कियां हैं वहां पर 18-19 साल के, उन लोगों के मन में अब आ रहा है, मोबाइल आया सबके हाथों में, दुनिया को देख रहे हैं कि हाँ दुनिया ऐसी भी है, तो उनके मन में वो एस्पिरेशंस है। तो वहां के अगर हम समराइज करके देखें तो यूथ के मन में एस्पिरेशन है कि हाँ हमें चेंज चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें जैसी बाकी दुनिया चल रही है वैसी दुनिया के साथ चलना है। हमारी जो कल्चरल और एथनिक आइडेंटिटी है उसको और ज्यादा मजबूत किए जाने की जरूरत, प्रोटेक्ट तो कर लेंगे वो लोग, लेकिन उसे और ज्यादा मजबूत किया जाना ताकि वो और लंबे समय तक सर्वाइव कर सके और ज्यादा लोग उसके बारे में जान सके। जानते ही नहीं है, हम नहीं जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते हैं। जैसे वहां लोग बोलते कैसा है, लोग कपड़े कैसे पहनते हैं। हमें असमिया गमछा मिला पहली बार तो हमें पता चला कि एक ही नहीं होता है, कई तरह के गमछे होते हैं। वहां पर अलग अलग इलाकों में जाएंगे, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स में आप जाएंगे तो अलग अलग तरह के गमछे आपको दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली वहां पर जो अभी मेन आइडिया है कि हम जो जैसे थे वैसे तो बचे रहें, लेकिन हमारे ऊपर जो खतरा आ रहा है उससे हमें प्रोटेक्ट किया जाए। हमें जो डेवलपमेंट की जरूरत है, बाकी देश को जो मिल रहा है, बाकी दुनिया को जो मिल रहा है, वो डेवलपमेंट मिले और हमें कुछ और बेहतर भविष्य दिखाई दे, जिससे हम अपने भी मान सकें कि हाँ असम एक राज्य है और उसके अंदर हम रहने वाले लोग हैं और हम भी बाकी जो भारत विकास कर रहा है उस विकास की रास्ते में हम भी चल रहे हैं और हम भी इसका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यही मेन मुद्दा है। मतलब आप असम में जाएंगे तो यही 2-3 मेन मुद्दे हैं कि हमें बचाओ, हमारी जो हमारे ऊपर जो इन्वेजन हो रहा है उससे हमको बचाओ, जो बांग्लादेशी आ रहे हैं उनसे हमको बचाओ, हमारी संस्कृति को बचाओ, हमें डेवलपमेंट दो, हमें काम दो, हमें रोजगार दो, ताकि बाकी देश के जैसे हम भी बिहेव कर सकें। ये चीजें तो जो एक्चुअली आपने बोला ना कि अभी कुछ लोग हैं जो नए नए डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो यूथ है वो चाहता है कि डेवलपमेंट आए। तो एक्चुअली पहले जो इंसर्जेंसी थी या फिर जो ऐसे ग्रुप्स थे, मिलिटेंट ग्रुप्स थे, जो जैसे उल्फा हो गया या ये सब हो गए, तो उनके बारे में बताओ, क्योंकि आपने शायद ये एक्सपीरियंस करा कि उल्फा से ही कोई लेडी थी जो उसपे थी और उसके बाद अचानक से उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई। पहले तो आप बताओ और उसके बाद आप भी बताना कि ऐसा क्या है जो यूथ में बदलाव आया है। क्योंकि अगर कोई चेंज चाहता है वो इसलिए चाहता है क्योंकि उसने शायद वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस नहीं करा है, या फिर जो वो अपने इलाके में चेंजेस देखना चाहते हैं वो एक्सपीरियंस नहीं करा है। तो ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पे लोगों का परिवर्तन आया? क्योंकि बंगाल में भी परिवर्तन की बात हो रही है और असम में आपने बोला कि अभी उतना डेवलपमेंट है नहीं कंपैरेटिवली, ठीक है। बंगाल में देखें तो काफी, क्योंकि बंगाल तो एक टाइम में बहुत ज्यादा एक पावर सेंटर था और अब तो वो परिवर्तन बंगाल में भी लोग उस चीज की मांग कर रहे हैं और असम में अब लोग वो परिवर्तन देख रहे हैं। तो उस परिवर्तन के बारे में बताइए। हमने जिन बच्चों के साथ, मतलब मैं बच्चे इनको कहूँगा क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई 19 साल का, कोई 20 साल का, कोई 21-22 इतने का ही है। तो एक लड़का है जिसकी माँ उल्फा में रही हैं अपनी जवानी के दिनों में,
और पिता हैं कांग्रेसी, मतलब बैकग्राउंड का कांग्रेस का रहा है। पिता माँ लड़की थी, लेकिन माँ का उल्फा में होना, पिता कांग्रेसी होना, और उस घर में एक ऐसे बच्चे का जन्मना जो ईवीपी के विचारों से खुद को जोड़ता है, जो संघ के विचारों से खुद को जोड़ता है, जो ये बात करता है कि हम लोग छात्र नीति नहीं, वो जैसे राजनीति नहीं, वो हाँ उसके ये शब्द हैं, हम लोग राजनीति नहीं, हम लोग राष्ट्र नीति की बात करने वाले लोग हैं। तो असम से इस तरह की बातें एक 20-22 साल के लड़के के मुंह से सुनना, और वो भी उस लड़के के जो जिसका बैकग्राउंड या जिसकी माँ पापा कांग्रेस के उल्फा से रहे हों, तो ये बड़ी शॉकिंग बात भी थी, और बड़ी एक उम्मीद की किरण भी है कि हाँ असम किस ओर बढ़ रहा है। वो चाहता है कि जो बाकी का जो भारत है वो उसके साथ नहीं करके आगे बढ़े। बाकी के भारत में जो चीज़ें हो रही हैं विकास के नाम पर हों चाहे वो राष्ट्र के नाम पर हों, तो असम भी उसी लय में आगे बढ़े। ये मुझे वहाँ नजर आपने आई गेस एक वीडियो किया था जो यूथ के साथ था, हाँ तो उसमें मतलब आपको क्या लगा कि आने वाला जो यूथ है हम्म। वो कैसे देख रहा है असम में डेवलपमेंट प्लस खुद की ग्रोथ असम में? हाँ वो बड़ा मतलब कहेंगे कि आशावान है कि ये सरकार अगर रहेगी, असम में जो भाजपा सरकार है और खान केंद्र में भी सरकार है, तो ये अगर रहे तो उन्हें कई तरह की सुविधाएं कह लो या अपॉर्चुनिटीज कह लो या जो थ्रेट्स हैं उनसे वो छुटकारा मिल सकता है। और आप सोचिए कि वो लड़के या वो लड़कियां वहाँ पर जो लोकल स्टूडेंट ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बजाय इनके मतलब इनके पास संख्या बल अभी कम है, क्योंकि अभी अभी इन्होंने ये उस ओर बढ़े हैं तो लोग कम जुड़े हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए 100-200 लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हज़ारों की संख्या में है, और वो हज़ारों की संख्या में इनको समय समय पर डराते भी रहते हैं, इन्हें मारते हैं, ठीक है, तो पुलिस के चक्कर ये वो, पर उसके बावजूद ये लोग 20-22-21 साल के जो लड़के लड़कियां हैं वो लोग लगे हुए हैं। मुझे लगता है वो शायद इसीलिए लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें एक होप दिखती है कि अगर ये सरकार रहती है और केंद्र में सरकार है तो इन जो जिस डबल इंजन की हम बात करते हैं कि ये डबल इंजन रहेगा तो उनके लिए विकास की राहें भी खुलेंगी। और जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम उनके आसपास जो बारपेटा खासतौर पर हम जहाँ थे जहाँ हमने बातचीत की, तो वहाँ जो घुसपैठियों की जो प्रॉब्लम है उन्हें ये उम्मीद है कि हाँ ये वो सरकार है जो किस प्रॉब्लम से हमें छुटकारे दिला सकती है। और क्योंकि वहाँ पे जो एमएलए हैं तो वो मुस्लिम हैं, कांग्रेस के ही, आई थिंक कांग्रेस के ही थे वो, तो उन्होंने, आप सोचो उन्होंने आज तक पिछले 5 सालों से वो है लेकिन आज तक उन्होंने उसका एक बार भी चेहरा नहीं देखा है, वहाँ ऐसी हालत है। तो ये उम्मीदें हैं उन्हें कि ये सरकार आए रहे तो वो चीज़ें उन्हें नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो उनकी समस्या है वो निपटेंगी। अनुराग, बंगाल के बारे में तो हम आएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक पूरा एक चैप्टर है, लेकिन जब परिवर्तन की मैं बात कर रही हूँ, डेमोग्राफी चेंज वाला जो मुद्दा है उसके बारे में आप बताओ कि आपने वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करा। और असम में? हाँ, असम आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से डेमोग्राफी चेंज का शिकार है। आज़ादी के पहले से वहाँ पर एक बहुत सुनियोजित ढंग से चीज़ें हो रही हैं। आप अगर जाएंगे आज़ादी के पहले तो बंगाल विभाजन एक बार हुआ था, और उस टाइम में क्या किया गया कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया, और असम के रीजन को, बंगाल का जो आज के तारीख में जो बांग्लादेश बन चुका है, तब यूनाइटेड बंगाल था और वो हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तो उसके हिस्से में जोड़ दिया गया। वहां पर जोड़ा गया इस तर्क को देते हुए कि एक साथ गवर्न करना इस पूरे बंगाल को हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए 2 हिस्से में तोड़ रहे हैं और असम को उसमें जोड़ दिया जा रहा है। लेकिन उसके सहारे क्या किया गया, चूंकि असम में उस टाइम तक चाय बागानों की जो पूरी खेती का वो था, वो एक्सप्लोर अंग्रेजों ने कर लिया था, बिजनेस बूम कर रहा था, काम हो रहा था। हुआ क्या कि जो ईस्टर्न बंगाल था वहां से ला करके जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, चूंकि असम बहुत डेंस है, मतलब वहाँ लोग, पॉपुलेशन आज भी उतनी नहीं दिखाई देगी, तब तो बहुत कम थी, तो वहां पर ला करके लोगों को बसाया जाने लगा, जमीनें दी जाने लगी, जमीनें कब्जा की जाने लगी, मुस्लिम पॉपुलेशन उसमें मेजोरिटी थी। और वो चलता रहा, एक दशक बीता, 2 दशक बीता, 3 दशक बीता, भारत आज़ाद हो गया, बांग्लादेश पहले ईस्टर्न पाकिस्तान बना, फिर उसके बाद बांग्लादेश वो हो गया, 70s तक आते आते, 1970s आते आते ये थ्रेट लोगों को दिखने लगा था। जैसे गोपीनाथ बारदोई करके एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे
आज़ादी से पहले और उसके बाद भी वो चीफ मिनिस्टर रहे असम के। उन्होंने इस चीज़ को बहुत जल्दी रेक्टिफाई किया और उन्होंने अपने लेवल पर प्रयास किए सिंस, लेकिन जो कांग्रेस थी उस टाइम पर उसका माइंडसेट इस तरह का नहीं था, वो उन चीज़ों को करना नहीं चाहती थी। नेहरू को उन्होंने पत्र भी लिखा, लेकिन नेहरू ने ये कह दिया कि वो लोग नॉर्मल माइग्रेंट है, काम करने वाले लोग हैं, इनको नहीं रोकने टोकने की जरूरत है। आज़ादी के बाद जब देश बंट गया उसके बाद भी वो लगातार जारी रहा। 70s तक आते आते वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई, लोगों को अपने पड़ोस में दिखने लगा कि मेरी जमीन जो थी, जहां मैं फ्रीली वॉक कर सकता था, मेरी गाय चरने के लिए जा सकती थी, अब वहां पर वो मेरी गाय चरने के लिए नहीं जा सकती है। फिर असम आंदोलन हुआ जिसमें बहुत बड़ी हिंसा, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। दोनों साइड के हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, घुसपैठिए भी मारे गए, जो असमीज थे वो भी मारे गए। फिर उसके बाद असम अकॉर्ड साइन हुआ। असम अकॉर्ड साइन हुआ, उस वायलेंस को रोका गया, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ, लेकिन असम अकॉर्ड को उस तरह से वहां पर अप्लाई नहीं किया गया जितना उन लोगों की डिमांड थी कि यहां से लोगों को निकाल करके वापस, जो अभी पुशबैक वाली बात हो रही है, उस टाइम पर भी पुशबैक की बात थी कि इनको निकाल करके फेंका जाए, लेकिन नहीं फेंका गया। वो चीजें फिर भी जारी रही, उन लोगों ने कब्जा लगातार जारी रखा है। उस असम अकॉर्ड के बाद भी आज भी फेंसिंग उतनी मजबूत नहीं हो पाई है। आप चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा को सुनेंगे कहते हुए या फिर गृहमंत्री अमित शाह को सुनेंगे, तो ये लगातार सवाल होगा कि वो बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं हो पा रही, सिंस बंगाल जो है वो फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रहा है। वो लगातार चीजें होती रही और आज भी वो लगातार जारी है। वायलेंस कई बार हुआ, आप 2012 में देखेंगे बहुत भयंकर, जो जहां बारपेटा में हम थे वहां से ढुबरी और जो 4-5 जिले उसके आगे आप चले जाए तो बोडोलैंड पूरा 5 जिलों 6 जिलों का आता है। ऑटोनोमस रीजन के तौर पर वो लोग ऑपरेट करते हैं। वहां पर 2012 तक में वायलेंस हुआ जिसका असर पूरे देश में हुआ, कि मतलब जो असमीज थे उनके ऊपर अटैक पूरे देश के अंदर, पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में और जहां जहां भी रहते थे वहां पर अटैक हुए। डेमोग्राफी चेंज उनके लिए इतना बड़ा थ्रेट है कि आज के तारीख में असली असमिया कौन है और असली असमिया संस्कृति क्या है, और जिन लोगों ने इन्वेड किया उस जमीन को, उनकी संस्कृति इतनी आपस में घुल मिल चुकी है कि आप जनरली नहीं पहचान पाओगे। वो जबान वही बोलने लगे हैं, उनकी हरकतें उसी तरह से हो चुकी हैं। इवन जो 17 की मैं बात कर रहा था, जिसका मैंने जिक्र किया कि हम लोग डॉक्यूमेंट्री भी एक लेकर के आ रहे हैं, कोशिश हमने की है कि उस चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए। तो उनकी जमीनों पर मतलब 17 जो है वो बहुत पावरफुल एंटिटी है, जैसे मठ मंदिर होते हैं तो हजारों बीघे जमीन उनके पास है। उनकी मान लो जो सबसे बड़ा 17 है उसके पास 7,500 बीघे जमीन एक हुआ करती थी। हम गए, उसके जो 17 अधिकारी हैं उनसे मिले, हम बताया कि 3,000 बीघे जमीन पर कब्जा किया जा चुका है। ऐसे हर जगह पर हो चुका है। तो डेमोग्राफी चेंज इतना बड़ा थ्रेट है कि असम की जो पूरी आइडेंटिटी है वो ही चेंज हो चुकी है। इसी वजह से आप देखेंगे जो अभी परिसीमन किया गया, जिसको लेकर के बहुत बवाल भी किया गया, उस परिसीमन में सरकार को मजबूर होकर के बहुत स्ट्रेटेजिकली इस तरह से उन चीजों को करना पड़ा कि एटलीस्ट, चूंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डेमोग्राफी, कि कहां कौन लोग रह रहे हैं वही लोग चुन पाएंगे कौन सरकार किसकी बनेगी, किस चीज की नहीं होगी। तो असम और हेमंता बिस्वा शर्मा भी कई बार इस चीज को कहते हुए देखे जाते हैं कि हम एज पे लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे 2-4% आगे पीछे हुआ उसके बाद गॉन केस है, उसके बाद हम लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे। असम उस वर्ष पर खड़ा हुआ है। इसी वजह से परिसीमन बहुत स्ट्रेटेजिकली करना पड़ा कि ताकि वो जो असमिया लोग हैं वो अपने आप को बचा सकें और अपने फ्री विल की गवर्नमेंट जब चाहे, जब तक उनकी समझ और वो इंडिपेंडेंट है तब तक वो उस गवर्नमेंट को चुन सके। तो डेमोग्राफी चेंज असम के लिए इतना बड़ा खतरा है कि जो एक तरफा वोटिंग आज हो रही है, आज किसी भी एग्जिट पोलस्टर को आप देखेंगे तो वो 95 सीट से नीचे कोई नहीं दे रहा बीजेपी को। उसकी सिर्फ एक ही वजह है, डेवलपमेंट और तमाम काम, वो एक इशू है, वो लोगों के लिए है, वो उसका एक्सपोजर मिल रहा है लोगों को। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि हम असमिया हैं, अहोमिया कहते हैं वो लोग, अपने अहोम संस्कृति, अहोम राज्य से कहते हैं कि हम असमिया हैं, हम अपने आप को ये बचा करके रख सकें, इसके लिए ये लड़ाई चल रही है। और डेमोग्राफी जो पूरा चेंज हुआ है वो आज के तारीख में बच्चा वहां पर, आप किसी 15 साल के बच्चे से बात करोगे तो उसको भी पता है कि हम किस खतरे के अंदर जी रहे हैं। चाहे वो बारपेटा की बात करें, ढुबरी की बात करें, इवन आप गुवाहाटी आएंगे, दिसपुर जाएंगे, राजधानी जो है, या उसके अलावा किसी भी इलाके में, अपर असम, लोअर असम, किसी भी साइड चले जाएं, हर जगह पर हर आदमी के दिमाग में एक ही चीज है कि मैं खतरे में हूं, और वो खतरा बहुत आइडेंटिकल है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है, और उसी इशू पर आज नहीं, आज से मुझे लगता है 50 साल तक जो इलेक्शन होंगे असम के अंदर, उसी सबसे बड़ा इशू वही रहेगा कि हम बचे रहें। लेकिन जितना टेन्योर अभी बीजेपी का रहा है इसमें, जैसे हेमंता के अंडर जो चला है उसमें लोगों ने क्या बोला है, क्योंकि अभी आप बोल रहे हो कि अभी भी लोगों के अंदर वो चीज है, डेमोग्राफी हमेशा रहेगी, को लेकर, वो कभी हो ही नहीं सकती, खत्म ही नहीं हो सकती। तो क्या मतलब जिस लेवल का हम चाह रहे कि ठीक है, मतलब इस चीज में हम लोग फिल्टर हो जाए, लोगों को वहाँ का हक मिले, जो एसएमईज जो वहाँ की पहचान है वो उनको मिले, तो कितना टाइम लगेगा कि एग्जैक्टली उस चीज पे काम किया जाए? मतलब तुम्हारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि वहां पर अभी भी हैं, वो हैं और रहेंगे, क्योंकि वो आज की बात नहीं है, वो 150 साल से वहां रह रहे हैं, उनके पास सारे वो कागज,
मैं इसीलिए बार बार हेमंता बिस्वा शर्मा को इसलिए कोट कर रहा हूं कि कोई चीज हाइपोथेटिकल ना लगे। चीफ मिनिस्टर बार बार कह रहा है कि मेरी पॉलिसी है, मैं लोगों को भगाना चाहता हूं, लेकिन वो इतने टाइम से यहां रह रहे हैं कि उनके पास वो सारे कागज है जो एक भारतीय नागरिक के पास होने चाहिए। भारत का संविधान अपने ही दिए हुए कागज को तो नकार नहीं सकता कि मैंने दिए कागज। वो 50 साल पहले, 30 साल पहले, 100 साल पहले मिल चुके हैं। जिसको 100 साल पहले मिल चुके हैं वो कह दे रहा है कोई भी आदमी, मतलब अब ये SIR का जो पूरा प्रक्रिया हुआ है बंगाल में ही आप अगर के देखें तो 90 साल का जो है बेटा है और 65 साल का बाप है, ऐसे केसेस निकल के सामने आए हैं। तो वहां पर तो ये स्थिति है ना कि वो कब किसी को भी ओन कर ले रहा है। जिसके पास है कि मैं भारत का नागरिक हूं, उसने एक दिन डिक्लेयर किया कि मेरे 3 बेटे अभी तक उसके थे, मेरा 4 बेटा है, वो एक चौथा जो बेटा है वो इन्वेट करके आया हुआ है, क्या कर लोगे आप उसको, कैसे भगा लोगे? बांग्लादेश उसे ओन नहीं करने वाला है, कहां से लेकर के आओगे? आप TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उसमें 1.5-2 गुना ज्यादा है वो हिंदुओं से। वहां चाइल्ड मैरिज को अभी रोकने की बात हुई है, वहां 12 साल की बच्ची की शादी हो जा रही है, 14 साल में उसके पास मतलब उसे बच्चा बनाने की मशीन वहां पर बनाई जा रही है, उस जो सामने कम्युनिटी है जिससे आपका थ्रेट है। तो आप उन लोगों को अनटिल अनलेस कोई ऐसी स्टेट पॉलिसी और इंडिया और बांग्लादेश के बीच कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं साइन होता है दैट हम रिविजिट करेंगे और उसको और इतने लेवल पर जाएंगे जो कि ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है किसी भी स्टेट के लिए। कोई भी जो राज्य है, जो देश है, जो और भारत जैसा देश, उसके लिए ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है ऐसा कर पाना कि 100 साल पीछे से जो लोग आकर के यहां पर रह रहे हैं उनको चुन चुन करके फेंक देना। तो ये थ्रेट कंसिस्टेंट रहने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगले 50 साल भी यही पॉलिटिक्स रहने वाली है, क्योंकि हिंदू अगर 2 बच्चे हिंदू के हैं तो सामने से वो 3 बच्चे हो रहे हैं मुसलमान के, 4 बच्चे हो रहे हैं मुसलमान के। वो आपका डेमोग्राफी इंबैलेंस वो लगातार बना रहेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि वो 2 साल पहले आया हुआ है और उसको ढूंढ करके आप निकाल करके लेकर के चले जाओगे। हम जाकर के अब एक आइलैंड है, मान लो आप ब्रह्मपुत्र का जो रीजन है उसमें मेनली जो है वो घुसपैठिए रहते हैं। नदी के अंदर एक आइलैंड पड़ा हुआ है, आइलैंड के अंदर मान लो 100 लोग रहते थे, 20 घुसपैठिए उसके अंदर रहने लगे। आप उसके अंदर जा नहीं सकते हैं, पुलिस जाएगी तो वहां मॉब लिंचिंग की स्थिति तैयार कर दी जाएगी। स्टेट कितना ट्राई कर सकता है, कितना फोर्स। अब वही बात आज बंगाल में चुनाव करवाने के लिए 2.5 लाख फोर्स लगा दी गई, तो ममता बनर्जी कह रही है कि तो लग रहा है कि मणिपुर जैसा स्थिति, मणिपुर में इतनी फोर्स नहीं है, इतनी फोर्स हमारे यहाँ पड़ी हुई है। अगर वही चीज वहां सरकार करने लगी कि एक एक को चुन चुन करके निकालने लगी, फिर तो मानवता की दिक्कत आ जाएगी। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जो है हम फेल हो रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और दिस तमाम की बातें आने लगेंगी। तो ये थ्रेट मुझे नहीं दिखता है कि अगले 50 साल में खत्म हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उस सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है। इसीलिए मैंने कहा कि अहोमिया कौन है, असमिया कौन है, ये सबसे बड़ा आज की तारीख में सवाल बन चुका है। क्योंकि जितना असमिया एक असम का मूल नागरिक है, 100 साल पहले आया हुआ मुसलमान भी अपने आप को कह दे रहा है कि मैं भी उतना ही नागरिक हूं, मेरा भी उतना हिस्सा है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, उसके पास भी यही तर्क चल चुका है। तो मतलब जातिवाद, इसीलिए आप वो चीज नोटिस नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ एक्चुअली मेन इशू इज डेमोग्राफी। जातिवाद वहां के सोसाइटी, जातिवाद एक बहुत डिफरेंट इशू है। जातिवाद वहां की सोसाइटी में कभी कास्ट लाइन जो होती है, कास्ट का जो डेफिनेशन है, जो कास्ट पूरी हुई, अंग्रेज जितना ज्यादा डोमिनेट आपके इस लैंड को कर पाए, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, जितना डोमिनेट, जितना सोसाइटी के अंदर घुस पाए वो इस सोसाइटी के अंदर, उतना ज्यादा वो असम या उधर की सोसाइटी में, नॉर्थ ईस्ट की सोसाइटी में नहीं घुस पाए हैं कि जा करके वहां पर्टिकुलर लोगों के बीच में जा सके। तो जो कास्ट का पूरा लड़ाई है वो कितनी पुरानी है, 150-200 साल पुरानी है। अंग्रेजों के टाइम पे, मुगल एंड और अंग्रेजों की शुरुआत से ये चीजें हुई हैं। तो आप ये नहीं, जो यहाँ की जाति व्यवस्था है, जो यहाँ का सामाजिक जो बंटवारा है, वो सामाजिक बंटवारे का फॉर्मूला वहां पर नहीं लगा सकते हैं। जो डेमोग्राफी की लड़ाई है वो एक डिफरेंट लड़ाई है, जो एथनिक लड़ाई है, एथनिक जो आइडेंटिटी की लड़ाई है, वो एक डिफरेंट चीज है। उससे वो लोग निकल चुके हैं। अब उनके सामने जो एथनिक लड़ाई थी उससे ज्यादा बड़ा खतरा ये एक डेमोग्राफी चेंज के तौर पर सामने आ चुका है। तो दोनों डिफरेंट ग्राउंड्स पे हैं और एनी डे आइडेंटिटी जो है, जो असमिया आइडेंटिटी है, जो हिंदू आइडेंटिटी है, वो ज्यादा बड़ी कभी भी वो लड़ाई के तौर पर सामने निकल कर दिखाई देगी। ठीक है, तो ग्राउंड पे आप लोग गए थे, वहां पे कुछ महिलाओं से आप लोगों ने बात की, महिलाओं से ही मेजरली बात की हमने। हाँ, तो प्लस वहाँ की सोसाइटी मैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो एक तो वहाँ की महिलाएं असमीज में बोल रही थी, तो काफी चीजें हमें समझ में नहीं आई। वो एक चैलेंज आप लोगों के लिए भी रहा होगा, एनी हाउ वो ऐसा हो गया कि नहीं, लैंग्वेज मुझे भी पहले 2 दिनों के लिए लगा कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतने ज्यादा एक्सप्रेसिव है कि वो खुश हैं तो आपको पता चल जाएगा खुश हैं। वो किस भाषा में कह रहे हैं कि मुझे भाजपा को वोट देना है, उसे जानने के लिए जरूरी नहीं है कि आप समझ पाए कि भाजपा में वोट देना है। उनके महिला, आप रिपोर्ट्स में मेरे देख सकते हैं, मतलब मैं महिला से पूछ रहा हूँ किसको वोट देना है, क्या करना है, वो नाचने लगी। तो आप ये बात तो समझ में आ जाएगी। तो लैंग्वेज
चैलेंज रहेगा क्योंकि हर हाँ। जगह अलग अलग चीजें रहती है, लेकिन वहां एक्सप्रेस करने की जो लैंग्वेज मीडियम तो एक्सप्रेस करने का ही है, तो वहां एक्सप्रेस करने को वो इतने ज्यादा एक्सप्रेसिव है। और मैट्रियार्कल सोसाइटी जो आपने मेंशन किया कि आप रैली में जाएंगी तो 1/3 आपको पुरुष दिखाई देंगे और बाकी जो महिलाएं दिखाई देंगी। ऐसा ठीक क्यों है लेकिन? क्यों महिलाएं पुरुष क्योंकि कम? डोमिनेट कर रही हैं, क्योंकि हेमंता हाँ। विश्व शर्मा को आप देखिए महिलाएं खींच ले जाती हैं, वो नाचने वाचने लगते हैं और सब हाँ। कुछ करना पड़ता है, हाँ। क्योंकि वो सोसाइटी उसी तरह से बिहेव करती है। उस सोसाइटी में इतनी फ्रीडम रही है, इतनी सेफ सोसाइटी रही है, जो आज अनसेफ होती चली जा रही है दिन ब दिन डेमोग्राफी चेंज की वजह से। इस वजह से आपको दिखाई देगा, मतलब लैंग्वेज मेरे लिए शुरू में जयेश के लिए भी यही रहा होगा, सिंस जयेश तो ग्राउंड पर भी उतना ज्यादा मतलब खुल करके, ऐसे जयेश अभी देखिए एकदम सीधा साधा ऐसे एकदम ऐसे हाथ बांध के बैठे, तो वैसे ही मेरे लिए कि मैं तो घूम टहल करके दाएं बाएं करके बात कर ही लेता हूं, तो उतना बड़ा चैलेंज नहीं रहा। शुरू में रहा, लेकिन जब समझ में आया कि इन लोगों के भाव को व्यक्त करने का तरीका क्या है, तो आप कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो ये मेरे लिए तो नहीं रहा चैलेंज। तो वहां पे मतलब बीजेपी को लेकर आप लोगों को क्या क्या सुनने को कुछ अलग मिला हो सुनने के लिए? क्योंकि बीजेपी कॉमनली लोग बोलते हैं कि अच्छा मोदी इज अ फेस ऑफ बीजेपी, बट बिकॉज हेमंता हैज मेड मेनी चेंजेस इन दैट स्टेट ऑब्वियसली, तो हेमंता को लेकर क्या उनके व्यूज रहे हैं, क्या उन्होंने बोला और कैसे वो हेमंता का जलवा है, मतलब लीडर को देख रहे हो? हेमंता का जलवा है। क्यों जयेश? बिल्कुल, मतलब उनका ये मामा और मामा चाहिए बस, वो मैं उतना ही, जिससे पूछो मामा चाहिए, मामा चाहिए, मामा चाहिए, लड़की हो महिलाएं हो, ये मामा मामा मामा, वहाँ मामा का ही जलवा है। वहां मतलब वो उस स्टेट, क्योंकि वही बात है कि प्रेम और डर दोनों एक दूसरे के समकक्ष ही बैठते हैं। तो डर जो है, जो डेमोग्राफी चेंज की बार बार बात हो रही है, वो इतनी ज्यादा हावी है और इतना ज्यादा आइडेंटिकल है कि वो प्रेम, उससे जो डर से, जो डर का निवारण करने के लिए जिस प्रेम की आवश्यकता है, वो प्रेम उन्हें बीजेपी और हेमंता के अंदर दिखाई दे रहा है कि वही हमारे सिंपैथाइजर हैं, वही हमारे साथ में खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की पॉलिसीज उन्होंने देख ली कि 50 साल में क्या हुआ। 50 साल का नतीजा है कि हम आज इस सवाल पर खड़े हैं कि हम जहां गए कभी खुले में जाकर के चरा सकते थे, आज नहीं चराने के लिए जा सकते। जहां हमारे बच्चे लड़कियां, मतलब मैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो इसका मतलब है ना कि महिलाओं की सुरक्षा की वहां कोई समस्या नहीं रही होगी। लेकिन हमने रिपोर्ट करा है कि जहां 12 साल की एक बच्ची को एक मुसलमान 65 साल का आदमी आता है, वो घर में अकेली रहती है, या वहां कॉमन है, आप 12 साल 10 साल की बच्ची घर में अकेली है, कोई उसके लिए समस्या नहीं है। लेकिन आज हो रहा है कि 65 साल का एक मुसलमान आकर के उसे लेकर के जा रहा है और रेप कर दे रहा है। उसकी माँ जब आ रही है तो उसको देख रही है, और उस रेप होने के बाद कोर्ट में केस चल रहा है, और उसके बावजूद उस मुसलमान की इतनी हिम्मत है कि वकील के जरिए फोन करके कह रहा है 20 लाख रुपए लेके केस बंद कर दो। तो सोसाइटी वहां की इस तरह से चली जा रही है। तो उस, अब ये बात हेमंता तक पहुंच रही है, ऐसे केसेस जब हेमंता तक पहुंच रहे हैं या उस पूरे सर्कल तक पहुंच रहे हैं जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की, तो वहां लोग जाकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां इवन वही बात है कि यहां मॉब लिंचिंग आप कहेंगे या मॉब जा करके हमला करने लगे किसी के ऊपर, तो यहां लगेगा कितना खतरनाक है। लेकिन वहां के लोग जितने एक्सप्रेसिव हैं, तो उनके एक्सप्रेशन दोनों साइड एक्सट्रीम है। अगर वो प्रेम कर रहे हैं आपसे तो प्रेम भी एक्सट्रीम करेंगे, और अगर नाराज होंगे तो नाराज भी एक्सट्रीम होंगे। तो वहां की सोसाइटी खुद जाकर के उसका घर जलाने के लिए तैयार हो गई कि आदमी कैसे इतना बड़ा गुनाह कर सकता है। तो वो चीज जैसे मतलब इससे ज्यादा हम भटकेंगे नहीं, बस एक चीज मुझे याद आई, यूपी में बुलडोजर वाला ट्रीटमेंट मिलता है, तो क्या मतलब हेमंता ऐसा कोई एक्शन लेने के लिए है उस चीज में, या लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि जैसा बुलडोजर एक्शन वहां लिया जाता है वैसे ही असम में भी? कई ग्राउंड्स पर आप देखेंगे तो हेमंता कहीं ना कहीं यूपी में, चूंकि यूपी, वही फिर बात आती है कि हम लोगों के लिए यूपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास है, हम उस लैंग्वेज को समझते हैं, हमारा सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन का स्टेट है, तो वहां जो भी होता है वो बड़ी हो जाती हैं चीजें। और योगी ने बहुत निसंदेह रूप से बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश को चेंज किया। जो बुलडोजर एक्शन है उसने डिफाइन किया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी होनी चाहिए। लेकिन असम के लिए अगर आप पर्टिकुलरली बात करेंगे तो हेमंता उस लाइन से आपको 20 ही मिलेंगे, 19 नहीं मिलेंगे वहां की सोसाइटी में। जो भी लॉ एंड ऑर्डर या जस्टिस की जो बात होती है, हेमंता उस ग्राउंड पर आपको 20 ही मिलेंगे, 19 नहीं मिलेंगे वहां पर। और कुछ अलग चीज जो आप बताना चाहो असम के बारे में, क्योंकि इसके बाद मैं सीधे बंगाल के बारे में बात करना चाहूंगी। वहाँ पर महिलाओं के लिए जो बात है कि वहाँ सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, मतलब वहाँ पर क्राइम और सबको लेकर के हम लोग, जैसे हम लोग रात को भी घूम रहे हैं कि 10-11 बजे तक हम ग्राउंड से वापस आ रहे हैं या फिर खाना खाने बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि लड़कियाँ आराम से घूम पा रही हैं। और इवन अकेली लड़कियां भी अगर कहीं जा रही हैं तो आ रही हैं, जा रही हैं। और मैं, मान लो लड़की जा रही है तो उसके सामने आस पड़ोस कोई लड़के अगर, या मान लो रिक्शा वाले हैं या कोई और हैं वो खड़े हुए हैं, तो मैं गौर कर रहा था उनकी तरफ भी कि क्या ये किस
ये क्या देख रहे हैं, 10-11 बजे रात को एक लड़की जा रही है तो वो किस नज़र से उन्हें देख, लेकिन नहीं, मुझे वो दिखाई नहीं। वो एकदम ऐसे भाई हाँ वो अपने जा रही है, ये अपना काम कर रहे हैं, तो वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। कई छोटे छोटे ढाबों में हम खाना खाने गए, वहां जो हाँ। वेटर थी, जो पूरा ऑपरेट करने, खाना बनाने से लेकर के वेटर मैनेज, सारा लड़कियां थी, वो सारा लड़कियां ऑपरेट कर रही हैं, मतलब 10-11 बजे वो काम करके होटल से अपना घर जा रही हैं। ठीक है, तो ये बड़ी बात थी कि हाँ उनको लोग भी अच्छे हैं फिर, और जो है पुलिस और बाकी जो सिस्टम है वो भी ठीक काम कर रहा है उस लिहाज से। तो अब मैं सीधे बंगाल में आती हूँ। गवर्नमेंट से एकदम शिफ्ट टू बंगाल में भी क्लाइमेट में भी चेंज आपको मिला, लोगों उमस में है। मिला, खाने में मिला, बोली में मिला, सब चीजों में, रहन सहन पहनावे में, सब में चेंज मिला बंगाल में आकर। और बंगाल में ये है कि अभी वो हॉट टॉपिक है क्योंकि एक तो जो वोट काउंटिंग या जो भी है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के लोगों को हटाकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें जजमेंट दिया है, और काफी सारी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। ऑल्दो जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं दूसरे चैनल्स में, तो वो हम देख रहे हैं कि उसमें बीजेपी को ज्यादा सीट्स मिल रही हैं। तो एक्चुअली आप लोगों ने क्या एक्सपीरियंस करा वहां पे, डेमोग्राफी चेंज को लेकर क्या है अभी भी कंपैरेटिवली टू असम? और थोड़ा सो रहे हैं वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों की सोने की आदत भी है, जो कहा जाता है मच्छर भात खा करके दिन में जो है सो जाते हैं 4-5 घंटे के लिए। और एक चीज है, लोग बोलते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ बंगाल, जो आज भी मतलब आजादी के टाइम तक का है, और एक है न्यू बंगाल। तो वो दोनों नहीं, अगर न्यू आपने बंगाल जैसी देखो- कोई चीज नहीं है। आप पूरे बंगाल में घूमेंगे तो गरीबी भयंकर फैली हुई है, डेवलपमेंट आपको नहीं दिखाई देगा। लोगों का माइंडसेट पिछले 50 साल में इस तरह का बना दिया गया है, 35 साल जो कम्युनिस्ट रूल रहा और 15 साल की जो टीएमसी की गवर्नमेंट रही, कि हम ऐसे ही हैं। मतलब आज आप कलकत्ता देख रहे हैं, सोच करके देखिए। मैं कल ही कुछ काम कर रहा था, मुझे पहले नहीं पता था, मैं कुछ चीज ढूंढ रहा था। 2011 में जब ममता बनर्जी गवर्नमेंट आई थी तो सरकार एक पॉलिसी लेकर के आई थी। जो कलकत्ता का मेयर फिरहाद हकीम, जो कोलकाता पोर्ट से चुनाव लड़ता है, विधायक भी है, उस आदमी के द्वारा ये ऑफर दिया गया था कि जिनके घर नीले और सफेद रंग के रंग दिए जाएंगे उनको हाउस टैक्सेस में छूट दी जाएगी। और लोगों ने, आप कलकत्ता जाएंगे तो जितना आपको जयपुर जाने पर जो ब्लू सिटी जिसको कहा जाता है, उस एरिया में जितना ब्लू व्हाइट घर नहीं दिखाई देंगे, उससे ज्यादा आपको कलकत्ता के अंदर दिखाई देंगे। तो वहां के लोगों ने बहुत चीजों को बहुत स्वीकार कर लिया है कि हम ऐसे ही हैं, मतलब अभी तक देखा। लेकिन हालांकि इस बार जो वोटिंग हुई है, जिस स्केल पर वोटिंग हुई है, वो वही है कि लंबा सोते हैं फिर जागते हैं तो जोर से जागते हैं। वही 35 साल टीएमसी के कम्युनिस्ट रूल के बाद भी वो जोर से जागे, रिकॉर्ड मतदान करके फिर ममता बनर्जी को लेकर के आए। लंबा सोए हैं 15 साल के लिए, तो फिर इस बार जागते हुए नजर आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर। ये चीजें वहां पर आपको देखने को मिल रही हैं कि बंगाल अभी थोड़ा सा जाग रहा है। लेकिन अगर आप नए बंगाल और पुराने बंगाल की बात करेंगे तो अब इस चुनाव के बाद नई सरकार बने, उसके बाद कोई नया बंगाल बन जाए तो हो सकता है, लेकिन मुझे 100 साल में कोई नया बंगाल नहीं है, बल्कि आज से 50 साल पहले का बंगाल ज्यादा नया दिखाई देगा बनिस्बत इसके जो आज का बंगाल है। तो ऐसी क्या चीज है कि मतलब अभी एक्चुअली बंगाल को चाहिए? क्योंकि अगर हम बोलते, जब हम जाते हैं बंगाल, तो आप बोल रहे हो कि वहां पे तो सोई हुई सोसाइटी है। ऐसा माइंडसेट और ऐसा जो ब्रेन वॉश, या फिर मान लीजिए कि ऐसा क्यों बना दिया गया लोगों को कि वो आज भी कंफर्ट लेवल में जीना चाह रहे हैं? इंस्टेड अगर वो अपनी गवर्नमेंट में शिफ्ट चाह रहे हैं, तो वो कहाँ पे आया कि वो लोग ये डिसाइड करें कि हमें अब दूसरी गवर्नमेंट चाहिए, हमारा टीएमसी से हो चुका है? टीएमसी से हो चुका है, उसकी बहुत बहुत सारी वजह है। मतलब बंगाल चुनाव के अगर नतीजे बदल के आते हैं, और जो हम कह रहे हैं, जो एग्जिट पोल करने वाले लोग कह रहे हैं, जो लोग ग्राउंड पर जाकर के देख आ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, वो जिस नतीजे की अपेक्षा कर रहे हैं कि इस बार सरकार बदल सकती है, रोटी पलट सकती है अगर कहें, उसके लिए एक फैक्टर नहीं होगा। वो हर जिले में, हर गांव के अंदर उसका अपना एक मुद्दा है, उसकी अपनी एक वजह है, और उस वजह के लिए वोट कर रहा है वो व्यक्ति। तो एक बहुत, आप जब किसी भी कोई जाकर के निकालने की कोशिश करेगा कि क्यों बंगाल में परिवर्तन हो रहा है, तो उसकी सिर्फ एक वजह नहीं है कि विकास नहीं हुआ, या डेमोग्राफी चेंज वहां पर हो रहा है, या फिर इस्लामिक इन्वेजन हो रहा है और उसकी वजह से हिंदुओं के ऊपर खतरे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, सरकार बहुत करप्ट हो चुकी है, आईपैक ने बहुत ज्यादा वहां पर करप्शन फैला दिया, वहां पर दूर दराज के गांवों तक सड़क तक नहीं पहुंच पाई है, लोग आज भी एक हड्डी के रह रहे हैं, न्यूट्रिशन उनके लिए कुछ नहीं है। मतलब मैं ऐसे लोगों से मिलकर के आया जिनकी उम्र 30 साल है और उनकी जो वजन है टोटल 40 किलो उनका वजन होगा। तो वहां पर हर किसी के अपने अपने मुद्दे हैं, हर किसी की अपनी चीजें हैं। उस सोसाइटी के अंदर आपने कहा कि पूरी सोसाइटी सोई हुई है, आउटराइटली ये भी कहना उतना उचित नहीं है, क्योंकि बंगाल को एक वक्त पर कहा गया कि जो बंगाल आज सोचता है वो 10 साल बाद पूरा भारत सोचता है।
वो चीज में थोड़ा सा डिले आ गया है, थोड़ा साल का जो अंतर था वो पलट गया है कि 10 साल पहले जो भारत ने सोच लिया शायद बंगाल आज उसे सोचने जा रहा है, वो सोच रहा है, और ये नजर आ रहा है कि बंगाल अपने आप को थोड़ा बदलता हुआ देख रहा है। नहीं तो मतलब अभी काफी सारी चीजें आई, जैसे ममता बनर्जी ने बोल दिया था कि ये लोग तो हमारा नॉनवेज खाना बंद करवा देंगे, मछली से हमें दूर फेंक देंगे, मांस भात जो हम खाते हैं वो बंद करवा अरे देंगे। कैसे बंद कर देंगे, दाल होती ही नहीं है, खाएंगे क्या, मछली खाना है, बंद कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी इतनी मजबूर हो जा रही है कि वो पर्सनल जो उनके लाइफस्टाइल की चीजें हैं उनको तक इन्वॉल्व करके बोल रही है कि बीजेपी से आपको इस चीज के लिए खतरा है, आप वहां पर जय श्री राम नहीं बोल पाएंगे, और मतलब ये टीएमसी करती है कि आपको वहां पे आजादी नहीं होती है जय श्री राम बोलने, लेकिन वो ये भी बोल रही है कि आपको मच्छी भात से दूर रख दिया जाएगा। और उसके बाद तो खैर अमित शाह जी जब गए तो उनकी वो थाली वाली काफी सारी कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन आप ग्राउंड में गए, क्या जो भाजपा समर्थक है या फिर जो बाकी लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी कहेंगे, उनका क्या इस चीज को लेकर है कि डू दे टेक ममता बनर्जी सीरियसली, या फिर अब वो समझ गए कि ठीक है यार ममता बनर्जी अपने आप को इस लेवल तक लाने के लिए कुछ भी बोल सकती है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी बोलेगी, भले वो बीजेपी के अगेंस्ट हो, भले वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट। जो मछली वाली पूरी लड़ाई थी वो बेसिकली बांग्ला आइडेंटिटी की लड़ाई इन लोगों ने बनाने की कोशिश करी, सामने से जो हिंदू आइडेंटिटी की लड़ाई बीजेपी लड़ रही है कि यहाँ पर हिंदू खतरे में है, और एक्चुअल में बहुत ज्यादा खतरे में है। मतलब असम में चूंकि हिस्ट्री रही है लड़ने की तो लड़ रहे हैं लोग, वहां पर कंटिन्यूअसली लड़ाई लड़ी। बंगाल के साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई नहीं है हाल फिलहाल की हिस्ट्री में उस तरह से कि आइडेंटिटी के लेवल पर उन्हें बहुत ज्यादा लड़ाई लड़नी पड़ी हो। समाज अमीर था, पोर्ट था उनके पास, सारा बिजनेस था, वो एक समय पर राजधानी हुआ करती थी, एक समय दुनिया के सबसे ताकतवर जो शहर थे, सबसे ताकतवर जो सेंटर थे उनमें से एक हुआ करता था, तो उनके लिए उस तरह की लड़ाइयां नहीं थी। अभी जो ये पूरी मछली वाली लड़ाई है वो बेसिकली उसी चीज की लड़ाई है कि कौन ज्यादा क्लोज, मतलब आपके लिए आपका धर्म ज्यादा क्लोज है या आपकी थाली ज्यादा क्लोज है। ममता बनर्जी ने कोशिश करी कि उस लड़ाई को उस तरह से डिफाइन करके दिखाया जाए। नहीं, प्लस इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि क्या ये सारी चीजें सिर्फ यहीं तक सीमित रखती है टीएमसी, खाना पीना रहन सहन बस, उसके आगे जो डेवलपमेंट है एक्चुअली जो व्यक्ति उससे आगे सोच सकता है, क्या वो उस चीज को लोगों के थॉट प्रोसेस में नहीं डालना वो चाहते बहुत हैं? पहले ही बंगाल के थॉट प्रोसेस से कह दिया गया कि तुम्हें सोचना ही कुफ्र है। जब कम्युनिस्ट आए, सोच कर देखिए कि स्टेट की ये पॉलिसी ही बन जाए कि व्यापारियों को व्यापार नहीं करने देना है, व्यापारी जो है वो शोषण कर रहे हैं, जो बड़ी कंपनियां थी, मतलब बंगाल के पास इतना बड़ा एडवांटेज था। जैसे आप किसी भी शहर को, पुणे को देखते हैं, नोएडा को देखते हैं, हैदराबाद को देखते हैं, किसी भी बड़े शहर को बनता हुआ देखते हैं, तो उन्होंने रिसेंटली अपना दिल्ली में बैठे हैं तो नोएडा की अगर बात कर लें, गुड़गांव की बात कर लें, तो 50 साल में इंफ्रा डेवलप किया इन लोगों ने, और आज सब कुछ कर रहे हैं, बिजनेस हो रहा है, नौकरियां कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। बंगाल के पास वो 50 साल पहले से था उनके पास इंफ्रा। सोच करके देखिए कि कितने लेवल का रेडिकलाइजेशन लगा होगा ये बात कन्विंस करने के लिए कि तुम्हारे घर के सामने जो फैक्ट्री है वो तुम्हारी दुश्मन है। इस लेवल पर कन्विंस करके उन लोगों को बताया गया और वो लोग उसके खिलाफ हुए। वही लोग, बंगाल के ही वही लोग सड़कों पर उतर करके आए। एक समय पर बिरला को इन लोगों ने सड़क पर इतना मारा कि उनके कपड़े फाड़ दिए और उनको मतलब अंता वस्त्रों में अपनी सड़क पर दौड़ते भागते हुए जाकर के अपनी जान बचानी पड़ी, और उसके बाद निकल करके बाहर है। उसके बाद बिरला कभी वापस नहीं गए। वो बिरला अगर आप आज भी कलकत्ता के अंदर घूमेंगे तो जो सबसे अच्छा स्कूल आपको दिखाई देगा वो बिरला का बनाया हुआ है, जो सबसे साफ सुथरा मंदिर दिखाई देगा वो बिरला का बनाया हुआ है। ना जाने कितने चैरिटेबल ट्रस्ट के तरह के पैसे लगा करके और सारी चीजें बनाई हुई, उनको टाटा को वहां से भगा दिया गया। तो एक बहुत लंबे समय का ये समस्या बनाई गई कि इंडस्ट्री जो है आपके लिए दुश्मन है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है आपके दुश्मन है। ममता बनर्जी ने उस लेगेसी को इस तरह से कैरी फॉरवर्ड किया कि उधर से गोल पोस्ट ही शिफ्ट कर दिया। ममता बनर्जी ने सोसाइटी को इतना नैरो थॉट प्रोसेस पर लेकर के आए कि बहुत छोटी छोटी चीजों पर, छोटी छोटी लड़ाइयों पर जो पाड़ा कल्चर डेवलप किया गया। कि अब सोच करके देखिए कि एक शहर के अंदर 2 घंटे जो है सारे जवान लोग, जो शहर के जो एक किसी परिवार किसी समाज का जो क्रीम है वो कैरम खेल रहा है 2 घंटे के लिए शाम को। क्यों? क्योंकि ये कल्चर है। अब ये कैसा कल्चर है, ये किस चीज की? ये टीएमसी ने पिछले 15 साल में डेवलप किया है। पश्चिम बंगाल का जो आज के तारीख में सबसे आइडेंटिकल कल्चरल आइडेंटिटी अगर कोई है तो पाड़ा है कि हम लोग शाम को कैरम खेल लेते हैं, क्लब है हमारा, वहां हम 20 लोग बैठ करके बातें कर लेते हैं। ये समस्या हुई है बंगाल के साथ में। तो डेवलपमेंट वाला जो क्वेश्चन है ना, वो उन लोगों के दिमाग में
भरना पड़ रहा है, बीजेपी के लोग जा करके वहां बताना पड़ रहा है कि देखो जी नोएडा ऐसा बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में ऐसा विकास हो रहा है, असम देखो तुम्हारे बगल में ऐसा बन रहा है, बिहार देखो वहां भी इंडस्ट्री लग रही है। इस तरह से जाके एक्सप्लेन करना पड़ रहा है उनको कि आपको भी इसकी जरूरत है, आप भी देखिए। और मैं बार बार वही कह रहा हूं कि ट्रेजिडी ये है कि उन लोगों को बताना पड़ रहा है जिन लोगों ने सब कुछ देखा हुआ है। मैं एक वीडियो देख रहा था, 80s के कलकत्ता की वीडियो थी, मतलब मेट्रो सबसे पहले उन लोगों के पास थी, पोर्ट उनके पास सबसे पहले सबसे ज्यादा इंफ्रा था उनके पास, सड़कें उनके पास थी, ट्राम उन लोगों के पास थी। उसके बावजूद वो लोग इतने ज्यादा धीरे 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 करके साजिश के तहत उन लोगों को इतना कमजोर कर दिया गया कि आज के तारीख में लोगों की प्रायोरिटीज उस तरह की नहीं रह गई हैं। मछली पर चुनाव करवा ले जा रही है टीएमसी का सबसे बड़ा मुद्दा मछली रह गया, और इतना बड़ा मुद्दा वो बना दिया कि बीजेपी के लोग मजबूर हो गए, हाथ में उनको मछली लेकर के प्रचार करना पड़ा कि आज हम इसके खिलाफ नहीं है आप। ये बंगाल की स्थिति आज की तारीख में पिछले 50 साल के कम्युनिस्ट और टीएमसी रूल की हो चुकी है। तो डेवलपमेंट तो बहुत बाद की बात है, अभी भी उस चुनाव, वहां के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा डेवलपमेंट नहीं है। इस चीज को मैं दोनों लड़ ही नहीं सकते आप चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर। वहां आज भी सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि आइडेंटिटी, क्या वो अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए तैयार है, और अल्टीमेटली उनकी आइडेंटिटी मछली है या फिर एक्चुअल में जो आइडेंटिटी उनकी है, जिस धर्म से, जिस संस्कृति से वो लोग आते हैं, उस चीज की लड़ाई है। तो पश्चिम बंगाल की आज भी लड़ाई वही बची हुई है। तो आइडेंटिटी की बात हो रही है, तो वहां पे भी आपने डेमोग्राफी चेंज जो है वो एज अ सेंटर पॉइंट में देखा होगा, क्योंकि बंगाल में इस चीज को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है कि हम लोग तो सेक्युलर है, हम लोग मिलजुल के रहते हैं। और एक्चुअली मतलब अगर बीजेपी आती है तो वो इस चीज पे कैसे एक्शन ले सकती है, और कितना टाइम लगेगा बीजेपी को ये सब करने में वहां पे, क्योंकि इतने सालों तो टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी ने वहां पे राज किया है। और अभी अगर हम देखें तो फॉर बीजेपी इट विल बी अ वेरी न्यू थिंग, है ना। हर एक व्यक्ति से एज अ पार्टी तो चलिए दैट इज डिफरेंट, लेकिन आप क्या मुद्दे उनके सामने रखेंगे और आप कैसे उनको एक्चुअली कन्विंस कर सकते हैं कि हम लोग इस चीज के लिए आपके लिए काम कर रहे हैं। कम से कम 15 साल लगेगा कोई भी सरकार अगर आएगी और वो चाहती है चेंज करना। क्यों जयेश, तुम देखा ही, मतलब साथ में घूम रहे थे जयेश, देखा है, मतलब हावड़ा का ब्रिज देख करके आई है आप, वो क्या मतलब ग्लोरी रही होगी उस ब्रिज की, जो पूरी दुनिया में अगर कोई आइडेंटिटी बनती थी कलकत्ता की तो वो ब्रिज बनती थी। उस ब्रिज का कितना सिग्निफिकेंस रहा होगा, वो ब्रिज बना क्यों होगा, किस नजरिए से बना होगा, पूरे बंगाल को जोड़ने के लिए बना था कलकत्ता से। आज की तारीख में वो दिहाड़ी कमाने वाले लोगों के आने जाने के रास्ते के अलावा कुछ नहीं रह गया है। और अपने रहन सहन खान पान की बात की ना कि उन्हीं तक सीमित रखा गया है, तो उसकी हालत भी खराब है। वो भी जिसके पास 2 पैसे हैं 4 पैसे हैं वो ठीक खाना खा रहा होगा, वरना बाकी लोग ऐसे जो हमने 3 रुपए की चाय पी, 3 और रुपए की ऐसी गरीब जगह पे नहीं, कांग्रेस का जो राज्य का कार्यालय है कांग्रेस पार्टी का, उस कार्यालय के बाहर की जो चाय की दुकान थी वो उसमें 3 रुपए की थी, प्लास्टिक की इतना बड़ा कप था वो, हाँ। और उसके अंदर चाय मिलती थी, वो 1.5 घूंट से ज्यादा चाय नहीं होगी, और लोग उसे पी रहे हैं। बच्चों का सिरप आता है ना बच्चा उसका जो ढक्कन आता है, ढक्कन आता है, हाँ। लिटरली उतना था वो। उतनी चाय, और वो 3 रुपए की है। वो 3 रुपए की चाय और लोग ले भी रहे हैं 3 रुपए की चाय, 3 रुपए की 5 रुपए की, 5 रुपए का कुल्हड़ था। ठीक है 5 रुपए कुल, हाँ। और फिर 10 रुपए का अगर आपका, और लोग मान लिया दुकानों में भी लेके जा रहे हैं तो वही 3 रुपए का इतना सा वो इंजेक्शन टाइप। इवन पार्टी कार्यालय में आप बैठे हैं किसी कैंडिडेट के यहाँ पर, चुनाव में जाना बैठना होता है तो वहां भी 3 रुपए कप वाले में ही चाय 3 रुपए मिलेगी। की कप की चाय, हाँ। तो वहाँ ये हालत है। और हमने तो मतलब अब जो मेन सड़क है उससे हल्का सा आप अंदर की तरफ आओ तो आपको दिखने लग जाएगा कि असल में बंगाल है क्या, या जो फ्लाईओवर हैं उनके नीचे आप देखोगे कि वहाँ पार्किंग के लिए जो बनी हुई है जगह, उन पर जो हाँ, तुम्हारा क्या वीडियो काम भी करते दोस्त हैं वो लोग, हो सकता है वो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हुए, वो रोहिंग्या है क्या हाँ, है, कौन उनका पता क्या नहीं। है, मतलब तुमने किसी से कनेक्ट करने की कोशिश की उस चीज में? नहीं, जरूरी नहीं है वो रोहिंग्या हो, जरूरी नहीं है कि वो बांग्लादेशी हाँ। घुसपैठिया हो। वो वहीं वहां लोग के हो जो सकते रहने वाले लोग हैं वो 2 पीढ़ी से पैदा होकर के इतनी कमाई उनकी नहीं हो पाई, क्योंकि 2 पीढ़ी के बीच में जो सरकारें रही उनने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि इतने देर में मेहनत मजदूरी करके घर बना सके। और जबकि एक टाइम पर स्थिति ये थी, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा कमाई का जरिया जो है वो बंगाल हुआ करता था। मतलब बिहार में और यूपी में आप वहां के लोक गीतों में जाएंगे तो वहां बंगाल को बैरन के तौर पर दिखाया गया है, क्योंकि वहां जो बिहार और बंगाल की महिलाएं थी उनके लिए बैरन था बंगाल, क्योंकि उनके पति वहां कमाने के लिए जाते 10-10 साल नहीं आते थे, वहां से वापस काम करते रहते थे, किसी की मृत्यु हो गई, किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, इस तरह की चीजें होती थी। वो बंगाल की स्थिति ऐसी है कि वो बंगाली है ओरिजिनल। हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, एक आदमी जिसने आज से 20 साल पहले इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करी हुई, उसे अंग्रेजी बोलना आता है, वो एक झुग्गी के अंदर, मतलब जितने एरिया में हम बैठ करके बात कर रहे हैं उस एरिया के अंदर वो अपनी पत्नी के साथ रह करके पंखे की रिपेयरिंग कर रहा है।
तो स्थिति ये है। वहां ये जरूरी नहीं है कि सड़क पर जो पड़ा हुआ आदमी, दिल्ली में आपके लिए हो सकता है कि डाउट करो कि ये कहां से आया हुआ है, वहां डाउट करने की जरूरत नहीं है, वो बंगाली होगा, असली बंगाली होगा, उसको भी सड़क पर रहना है, क्योंकि 2 पीढ़ी से उसके पास स्थिति ही नहीं है कि वो घर बना सके अपना। जिन लोगों के घर हो चुके हैं वो घर के पेंट करवाने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। आपको दिखाई देगा कि एक शहर, एक सभ्यता जो थी कभी, वो इतिहास बनने की कगार पर खड़ी हुई है, और अगर चेंज नहीं हुआ तो वो शायद इतिहास बन जाए। मतलब अगर इस बार चेंज नहीं हुआ, इस बार चीजें नहीं चेंज हुई, तो अगले 10 साल में मुझे नहीं लगता कि मतलब कलकत्ता एयरपोर्ट, मतलब इतना बड़ा एयरपोर्ट है, इतना ज्यादा उसके पास ट्रैफिक है, बस स्टैंड जैसा लगता है। ऑर्गेनिक इंजीनियर की बात की 20 साल पहले हमें एक ऐसी वो मिली जिन्होंने पीएचडी की थी। एक लड़की हैं जो पीएचडी कर, उन्होंने अभी पीएचडी खत्म की, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। और उनके दोस्त बोल रहे हैं कि तुम एक काम करो, तुम गुजरात आ जाओ और यहाँ तुम्हारे लिए जॉब्स ही जॉब्स हैं। पर वो नहीं छोड़ पाती, वो जगह नहीं, अब मैं अपना घर छोड़ के कहीं कैसे चले जाऊँ। कोई पीएचडी जो पर्सन है उसके लिए वहाँ जॉब्स नहीं। गुजरात के लिए तो महुआ मोइत्रा ने बोल दिया कि वहाँ की कोई फ्रीडम फाइटर्स ही नहीं थे। जब गुजरात को लेकर ऐसी मेंटालिटी वो लोग अपने लोगों में डालना और वो चाहे, कहते हैं तो गांधी की हम बात करते हैं और गांधी की राजनीति करते हैं, तो वो एक चीज सोचने वाली बात है। इसके बाद मैं सीधा आती हूँ कि हमने अभी जब वोटिंग चल रही थी तब हम लोगों ने कुछ वीडियोस देखी कि जो ईवीएम है उसमें टेप ही लगा दिया है भाजपा वाले साइड में, मतलब कमल वाले चिन्ह में ब्लॉक करने के लिए कि कोई वोट ही ना कर पाए। हालांकि इतनी फोर्सेस लगी हैं इनके वोटिंग के टाइम में, उसके बाद भी ऐसी वीडियोस हम लोग देख पा रहे हैं जिसमें दंगे हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं, और टीएमसी के जो गुंडे हैं, लोग तो गुंडे ही बोलते हैं उन्हें, वो सब पीट रहे हैं लोगों को क्योंकि आप बीजेपी को वोट कर रहे हो। तो अभी भी मतलब ऐसा थ्रेट है लोगों का, और ऐसा क्यों है कि जहां बीजेपी है वहां पे वो लोग बस उनको दबाने के लिए, इतने एंगर क्यों है लोगों में बीजेपी को लेकर? कुछ जो एंगर नहीं है, वो डर है। टीएमसी बहुत भयंकर डरी हुई है। अगर आप मतदान होने के बाद से लेकर के और आज की तारीख तक सिर्फ ममता बनर्जी का बिहेवियर एनालिसिस कर लीजिए कि उसका, ममता बनर्जी का व्यवहार कैसा रहा है, उसमें आपको दिखाई देगा कि बहुत भयंकर नर्वस है ममता बनर्जी। तो ईवीएम हैक करने जैसी चीज जो वो लोग बोलते हैं, नहीं, बट टीएमसी इस सब चीजों में विश्वास नहीं करती है। अभिषेक बनर्जी का अगर आपको बयान याद हो तो अभिषेक बनर्जी ने खुद कांग्रेस को चैलेंज किया था कि अगर ईवीएम हैक होती है तो हैक करके दिखाओ। मैं नहीं मानता हैक होती है, क्योंकि उन्हें ईवीएम हैक करने की जरूरत नहीं है। डायमंड हार्बर का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, मैंने लोगों से वहां बात करी, उन लोगों ने बताया कि चिन्हित कर दिया गया, तुम बीजेपी के वोटर हो, तुम गांव से बाहर नहीं निकल करके जाओगे, तुम्हें वोट ही नहीं। तो उन्होंने इलेक्शन की जो पूरा सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो हाईजैक हो चुका है। तो उसमें ईवीएम क्या है? ईवीएम तो बहुत छोटा खिलौना है। वो तो जब मैं यहां पर आ पाऊंगा तब बता पाऊंगा कि मैंने बंगाल में क्या देखा। मुझे गेट पर रोक दिया गया, मैं क्या बता पाऊंगा बंगाल में मैंने क्या देखा। प्रॉब्लम ये है इस बार जो आप कहें कि वो बहुत अपवाद स्वरूप घटनाएं हुई हैं, जो वायलेंस भी हुआ है वो भी अपवाद ही स्वरूप हुआ है, क्योंकि जिसको भी 2021 के वायलेंस का स्केल याद है वो इस बात को समझ सकता है कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग के बराबर भी नहीं है। जितना बड़ा 2021 का या उससे पहले के जो वायलेंस का स्केल था वो ज्यादा होता था। इस बार बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, बहुत ज्यादा चीजों को बहुत स्टेबल करके, बहुत स्थिर करके चुनाव किया गया है। इस बार ये हुआ है। ममता बनर्जी, इसी 92% वोटिंग होना अपने आप में इस मैसेज को दिखाता है कि एक्चुअल में लोग घरों से बाहर निकल पाए हैं। इस बार जो टीएमसी का पूरा गुंडा इकोसिस्टम था उसको गुंडाई करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वहां पर चाहे वो सीआरपीएफ हो, सीएपीएफ हो, सीआईएसएफ के लोग हों, इवन बंगाल पुलिस, ममता बनर्जी को मंच से बोलना पड़ा कि मुझे मेरी पुलिस नहीं पहचान रही है आज की तारीख में। तो इस बार जो चुनाव हुआ है वो इतना तो कहा जा सकता है कि ऑलमोस्ट फ्री एंड फेयर, जो एक्चुअल में चुनाव होना चाहिए, और बंगाल ने बहुत लंबे वक्त से ये चुनाव नहीं देखा था। तो लोगों के अंदर, मतलब जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो बीजेपी के लीडर हैं, उनके लिए क्या वो देख रहे हैं? मतलब क्योंकि एक लीडर के, तो शुभेंदु अधिकारी को लेकर के अगर हम बात करें तो शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आए हैं, बीजेपी के हिस्सा बने हैं, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी का हिस्सा बने हैं। राकेश सिंह का मैंने इंटरव्यू किया, पहले वो कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी के अंदर आए हैं। शुभेंदु अधिकारी को लेकर के सिर्फ लोगों की एक ही उम्मीद है कि ये व्यक्ति उसी जबान में जवाब दे सकता है जिस जबान में हमसे बोला जा रहा है, जिस तरीके से हमको हमला किया जा रहा है उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी जवाब दे सकता है। और इसी वजह से, नहीं तो किसी और पार्टी से आने वाले नेता को इतनी तेजी से अपना लीडर कोई नहीं मानता। इसी वजह से लीडर मान लिया गया कि वो जानता है इलाज इन लोगों का कैसे करना है। ये तमाम लोग जो हैं इनका इलाज कैसे करना है वो शुभेंदु अधिकारी ही कर सकता है, वही स्टाइल चल सकती है जो हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ हुआ। इसी वजह से एक्सेप्ट किया गया क्योंकि वहां की पॉलिटिक्स ऐसी थी, वहां का सिस्टम ऐसा था कि उसको उसी तरह का इलाज करने वाले व्यक्ति की जरूरत थी जिसने अपने विचार को, अपने कॉन्शियस को यूज करके अपने साइड को चेंज किया और राइट साइड में आकर के, सही दिशा में आकर के, जिसकी जरूरत जनता को थी, जिसकी डिमांड जनता कर रही थी, उस साइड आकर के खड़ा हुआ। सेम शुभेंदु अधिकारी के साथ भी होता है कि उन्होंने उस चीज को समझा कि जनता की
जरूरत क्या है, वहां रहते हुए उनको सफोकेट हुआ, उनको प्रॉब्लम हुई, उनको किन कंडीशंस में आए वो बात अलग है। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी लीडर, बीजेपी का जो पूरा काडर है, बीजेपी के जो समर्थक हैं, उन्होंने एक तरफा स्वीकार किया है शुभेंदु अधिकारी को सिर्फ इस बात के लिए कि ये व्यक्ति उसी भाषा में जवाब दे सकता है जिस भाषा में ये लोग हमसे बोलते हैं, हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमको मारते हैं। तो आपने देखा ना कि एक वीडियो आया ही था कि शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया, शुभेंदु चढ़ा करके तुरंत कूदने को तैयार हो गए। ममता बनर्जी के पीछे पीछे जिस तरह से काउंटिंग वाले दिन ममता बनर्जी ने, कभी ममता बनर्जी अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, कभी भी आप देखेंगे पिछले चुनाव में 3 बजे के आसपास ममता बनर्जी बाहर निकलती थी, जाती थी, घूमती टहलती थी, वोट देकर के चली जाती थी। इस बार सुबह से 8 बजे से ममता बनर्जी घूम रही थी। शुभेंदु अधिकारी को जैसे पता चला ममता आगे शुभेंदु पीछे, वो बन गया। इवन जा करके एक बूथ पर पहुंच करके ममता बनर्जी को अपने एक कार्यकर्ता के घर में जाना पड़ा, शुभेंदु अधिकारी उस गेट पे जाकर के खड़े हो गए। ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की बंगाल को जरूरत थी और शुभेंदु अधिकारी इसी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को जस्टिफाई कर रहे हैं और डिफाइन कर रहे हैं, और बीजेपी के लोग इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और इसी वजह से बहुत खुल करके लोग निकल के सामने आए हैं कि कम से कम हम पिटने के लिए नहीं इंतजार करेंगे, हम पीटेंगे भी अगर ऐसा होने वाला है। और यही इस समय का, इसी वजह से बहुत बैलेंस हुआ। सेंट्रल फोर्सेस और इलेक्शन मशीनरी तो लगी, लेकिन इस बार टीएमसी के लोगों को भी पता चल गया कि बीजेपी के लोग भी बराबर ही चार्ज है। अगर हम एक उठाएंगे तो सामने से 2 उठेगा, इसमें कोई जवाब नहीं रहने वाला। ठीक है, तो जयेश तुम गए फील्ड पे, तुम्हारा बंगाल में पहली बार, हालांकि आपका भी शायद बंगाल में पहली बार, पहले गए हो। 4-5 दिन के लिए, फिर प्रॉब्लम हो गई क्योंकि वहां पिछली बार वायलेंस का स्केल बहुत ज्यादा था, तो वापस हम। ठीक है, तो बंगाल में तुमने भी देखा वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे टीएमसी को लेकर ऑब्वियसली वहाँ पे मिक्स तुम्हारे व्यूज अगर हैं तो प्लीज बताओ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी इट्स लाइक 1-on-1 वाली टक्कर है। कोई बोल रहा है कि हाँ टीएमसी को ज्यादा सीट्स मिल सकती हैं, किसी के एग्जिट पोल में, मोस्ट ऑफ द एग्जिट पोल में बीजेपी आ रहा है, बट तुमने जो नोटिस करा तुम वो बताओ। मेरे हिसाब से जो मैंने लोगों से ऑन कैमरा, तो ऑब्वियसली लोग नहीं बोल पा रहे थे, ना बात कर पा रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वो यही, हमने एक रिपोर्ट भी करी थी उस पर, चुपचाप कमल छाप। तो लोगों का सीधा वही था, और ये बोल रहे थे लोग कि ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, ज़्यादा बोलना नहीं है, और अगर बोल भी रहे हैं तो इधर झांक करके उधर झांक करके, कहीं किसी ने कान तो नहीं लगाया हुआ है। अच्छा, जिस पाड़ा की हम बात कर रहे हैं, हम लोग पाड़ा मतलब मोहल्ला, मोहल्ली बस्ती जो होती हैं, वहाँ पर बस्तियाँ हैं। तो वहाँ बैठे हुए हैं कि मान लो बगल में 4-5-6 लोग या 10 लोग वो कैरम खेल रहे हैं या लूडो खेल रहे हैं, वहाँ वो टीएमसी कुछ बैठे हुए हैं। पड़ोस में कोई और हैं जो भाजपा के समर्थक है, लेकिन खुलकर नहीं बता पाते हैं। उन्हें डर है कि अगर हमने बता दिया तो ये तो इन्होंने तो चिन्हित कर लिया हमें, तो वो भय था। तो हम लोग बातचीत कर भी रहे थे, तो वो हमने पूछा क्या चल रहा है यहाँ पर, तो उन्होंने आंखों में ही किया कि हम तो ठीक है, हम तो वही हैं। तो हम समझे वही है का मतलब है कि भाजपा है। और ये शब्द है इनकी, चुपचाप कमल छाप। अच्छा, बोलना नहीं है ज्यादा, कुछ जो करना है वो कर देना है। मतलब ऐसा हो सकता है कि उन लोगों के साथ पहले कुछ ऐसा हो कि भाई वहाँ पे ऐसा माहौल है कि आपको चुपचाप वोट देने की नौबत आई है। हाँ, उनके साथ मान लो उनके साथ नहीं हुआ है, तो उन्होंने अपने आसपास देखा है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके साथ क्या हुआ। मैं कोई एग्जाम्पल बताता हूँ, गुंडाई का लेवल क्या हो। पाड़ा में जो पाड़ा है उसके जो क्या बोलते हैं, जो बूथ के मतलब मान लो टीएमसी कार्यकर्ता है, वो किसी बूथ पर लगा हुआ है, हाँ ये सब देखेगा वहाँ पर, तो वो इतना तक नोटिस करते हैं कि मान लो पहले नंबर पर, दूसरे तीसरे नंबर पर कि कौन जो है पार्टी का चुनाव तो रखा गया है, पहले नंबर दूसरे नंबर, तो वो हाथ कितना लंबा जा रहा है। अच्छा, ठीक है, तो अगर और इतना लंबा जा रहा है तो किस पार्टी को वो आदमी वोट दे रहा है, तो वो पिछली बार तो कई सीटों पर परफ्यूम लगा दिया गया था, सेंट लगा दिया गया कि बटन दबा करके आप आ रहे हैं, उंगली सूखी जाएगी, स्मेल आ रही है तो सही दबाया, गलत दबाया। इतना तो इस लेवल तक बहुत, इसके कम से कम 15,000 से ज्यादा लोगों को ड्रग्स केस में अंदर करवा दिया था ममता बनर्जी ने, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। घरों को चिन्हित करके रखा गया, जिनके की घरों पे बम मारे गए, उनके अपने घर पर बम मारा गया, और उसके बाद उनको खुद उस केस में अंदर करवा दिया कि इन्होंने बमबाजी करी है। तो वो 2021 का स्केल, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं जिस स्तर का चीजें रही। और आपका जो सवाल था जयेश, शायद उसको स्किप करके निकल गए कि टीएमसी या बीजेपी को लेकर के लोगों के अंदर क्या है। तो टीएमसी को लेकर के नो डाउट अभी भी टीएमसी मजबूत है, टीएमसी कमजोर तो नहीं कह सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन हाँ जमीन खिसक चुकी है, टीएमसी की जमीन नहीं है टीएमसी के पास। टीएमसी के पास वो नहीं है कि वो मेजोरिटी हासिल कर सके, ये बात तो तय है, मतलब 100% ये बात ऑन रिकॉर्ड कही जा सकती है कि टीएमसी के पास वो पब्लिक सपोर्ट नहीं रहा है, वो स्विंग वोट उसके पास अब नहीं रहा है जो उसके पास 15 वर्षों तक था, कि उसे
पूर्ण बहुमत अपने लिए मिल सके और उसके अलावा कोई कांग्रेस उसके साथ नहीं है, उसके अलावा कोई और पार्टी मेजरली वहां पर चुनाव लड़ नहीं रही है, लेफ्ट के पास कोई आधार नहीं बचा है। तो टीएमसी को जो स्विंग वोट उसे करता था, जो हिंदू वोट उसे करता था, इस बार बहुत ज्यादा संभावना है कि वो बीजेपी के ही पाले में आने वाला है। चुनावी नतीजे अभी से तो घोषित नहीं किया सकते हैं, लेकिन हाँ ये चीज कहा जा सकता है बीजेपी बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ में इस बार सरकार बनाती जा रही है, क्योंकि लोग त्रस्त हैं। मतलब जिन लोगों ने टीएमसी के लिए लड़ाई लड़ी थी वो लोग भी त्रस्त हैं। उन लोगों से इस लड़ाई का क्या नतीजा है, उन्होंने भी रील में देखा कि हाँ एक ऑटो वाले का लड़का जो है वो सिपाही बन गया, वो IAS अधिकारी बन गया, और हम ऑटो चला रहे थे, हमारा लड़का जो बैटरी रिक्शा चलाने की स्थिति में भी नहीं रह गया। तो जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं वो यही है कि एक्चुअली जो कभी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या ऐसी कोई सोच विचार करके चलते थे, उनका परिवर्तन ये है कि चुपचाप भाजपा को वोट दे दो। नारा है चुपचाप फूल छाप। अब बात यह है कि फूल दोनों है, हाँ। टीएमसी भी फूल है और बीजेपी भी फूल है। हाँ। तो उसमें अगर आपने बोला कि भैया क्या करना है, चुपचाप फूल छाप, तो आपके पास वो है फूल दो, मतलब टीएमसी वाले फूल पे वोट दे रहे हैं कि भाजपा वाले फूल पे वोट दे रहे हैं, तो लोग नहीं। लेकिन जो लोगों से आप बहुत आराम से, अगर लोगों का यकीन आपने हासिल कर लिया, 4-6 दिन जैसे अब हम लोग तो रहे थे, तो लोगों से रोज मिल रहे हैं, रोज जान पहचान, पहले दिन तो कोई नहीं बता रहा है, लेकिन 4-5 दिन के बाद जब कोई आदमी से आप मिल रहे हैं, वो जान गया कि हाँ ठीक है, ठीक आदमी है, कोई ऐसे नहीं है। मतलब इवन ऑटो में, हम कैब में जाते थे तो हम पूछते थे, तो एक कैब वाले ने पहले पूछा, मैंने पूछा क्या भैया क्या हाल चाल, चुनाव वगैरह क्या हाल है, तो उसने कहा कहाँ से हो पहले ये बताओ। फिर उन्होंने बताया मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। फिर कहा हाँ फिर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाजपा आ रही है। अच्छा। तो पॉइंट ये है कि वहां के समाज में अभी भी डर है, अभी भी चीजें थी, लेकिन बंगाल परिवर्तन की ओर देख रहा है, बंगाल अपने आप को चेंज करने की ओर देख रहा है। लंबा सोने के बाद जगह है, कायदे से जगा हुआ नजर आ रहा है। तो अब जो हम देख रहे हैं अभी कि ईवीएम हैक को लेके 10 चीजें हैं, अभी रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद क्या चीजें हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि क्या टीएमसी फिर भी कोशिश करेगी कि वो भाजपा को दबाए या कुछ ऐसी चीजें अगेंस्ट में बोलती रहे ताकि मतलब वो अटैक करे भाजपा। पॉलिटिक्स है, उतना तो चलेगा, लेकिन बंगाल का एक नेचर है, जो वहां वायलेंस जो करने वाला व्यक्ति है वो अल्टीमेटली पावर के ही इर्द गिर्द काम करता है। जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स होगी उसी के इर्द गिर्द काम करेगा। वो कभी कम्युनिस्टों के लिए काम करता था, आज टीएमसी के लिए काम कर रहा है, क्योंकि दोनों की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स एक ही थी, दोनों का अप्रोच एक ही था, दोनों बहुत कंजर्वेटिव ढंग से उस चीज को देख रहे थे, दोनों मैक्सिमम उसमें से निकाल लेना चाहते, बहुत करप्ट सिस्टम था उनके अंदर, तो उन लोगों को भी मौका मिला। बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी तो बीजेपी का अप्रोच उस तरह का नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें एग्जांपल के तौर पर, पीएसपी रही हो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, जो 15-20 साल वो ट्रांजिशन पीरियड रहा, दोनों की बदल बदल सरकार, तो वर्कर्स लड़ाई लड़ने वाले एक ही लोग थे, लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं बदले, माफिया नहीं बदला था। लेकिन बीजेपी जब आई तो उसने माफिया को क्रश कर दिया, उसने उस चीज को खत्म कर दिया। तो बीजेपी अगर पश्चिम बंगाल में आती है तो जो वायलेंस करने वाला जो तबका है, जो टीएमसी के लिए आज काम कर रहा है, यही उम्मीद होगी कि उसे वहां पर वो क्रश कर देगी और चीजें खत्म हो जाएंगी और एक नए ढंग से आपको पश्चिम बंगाल, एक नया पश्चिम बंगाल जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है पश्चिम बंगाल को, वो आपको वहां बनता हुआ दिखाई देगा। इस बार हाईएस्ट वोट रेटिंग भी रहा है, मतलब आजादी के बाद से इट वाज लाइक कि बहुत सारे लोग वहां पे वोट देने गए हैं, अलग अलग जगहों से लोगों ने छुट्टियां ली, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो शायद परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए उनको अपने वोट की जो वैल्यू है ना वो समझ में आई इस बार। तो मैं भी यहाँ पे काफी लोगों से बात कर रही थी जो बंगाल से हैं, मैंने उनसे पूछा कि इस बार क्या सीन है वहाँ का, बंगाल में क्या है, टीएमसी है कि बीजेपी है। एंड सबसे फनी बात यह है कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले रहे हैं वो तो इस बार ये सोच रहे थे कि डाइसी है, मतलब देयर इज उनको भी पता है देयर इज अ वेरी प्रोबेबल सिचुएशन कि बीजेपी आएगी, वही एग्जिट पोल्स भी बोल रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल्स में ही हमने देखा कि कांग्रेस की हालत ऐसी हुई है कि वो तो अदर्स से भी बाहर है, मतलब अदर्स को भी सीट मिली लेकिन कांग्रेस इज इन द जीरो। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, उनको आप सड़क पर चलता हुआ देख लेंगे तो पता चल जाएगा कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस बहुत तृणमूल कांग्रेस थी, ममता बनर्जी और तमाम लीडरशिप और तमाम पावर के जो भी हिस्सेदार थे वहां पर, जो तृणमूल निकला उस कांग्रेस में से वही मेन कांग्रेस वहां पर बन गई। वो सारा का सारा लीडरशिप उसने खा लिया, उसके बाद से वो कांग्रेस खत्म हो गई। और कांग्रेस शायद कोशिश करती हुई भी नहीं नजर आती, क्योंकि अगर कोशिश कर रहे होते तो चुनाव के टाइम राहुल गांधी जी जाकर के वहां अंडमान निकोबार पे जाकर के एक्टिविज्म नहीं कर रहे होते। अगर सीरियस ले रहे होते तो कांग्रेस खुद को ही सीरियस लेना बंद कर चुकी है, पूरे भारत में लेना बंद कर चुकी है वैसे तो, लेकिन बंगाल के अंदर कुछ ज्यादा ही ले चुकी है। क्योंकि कम्युनिस्ट तो मुझे कई जगहों पर ऑटो वगैरह पे माइक लगा के प्रचार करते हुए दिख रहे थे,
लेकिन कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी का, हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी का एक वाला वीडियो भी आया था जिसमें वो राम भजन गा रहे थे, हाँ तो क्या वो तो नौटंकी है ना, कम्युनिस्ट तो नौटंकी ही करना, वो बहुरूपियां हैं, वो छलना जानते हैं। हाँ। तो वो एटलीस्ट अभी जो है छलने का जो क्रम है उसे एंटरटेनमेंट के तौर पर जनता ले रही है। वो गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तमाम क्रिएटिव एड निकाल रहे हैं, दीवारों पर पेंट पोस्टर बना रहे हैं, यही चीजें कम्युनिस्ट करने की स्थिति में है। कम्युनिस्ट किसी तरह से खेल में नहीं है। कांग्रेस ने अपने आप को, ये मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में सीरियस लेना बंद किया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस के जो कुछ कैंडिडेट है कुछ इलाकों में, स्पेशली जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पर कांग्रेस टीएमसी को ठीक ठाक डेंट देने की स्थिति में है। और इसी वजह से जो इलाके सबसे मुश्किल माने जाते हैं बीजेपी के लिए, जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाके हो चुके हैं, मालदा मुर्शिदाबाद, जहां पर 50-60% की जनसंख्या जा चुकी है, वहां की कई सीटों पर बीजेपी आती हुई इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वहां पर जो कांग्रेस का लोकल कैंडिडेट है उसने ठीक ठाक मेहनत करी है मुस्लिम वोटों के बीच में, टीएमसी के वोटों के बीच में सेंध लगाने में, और कुछ 15-20 सीटों पर आपको दिखाई दे कांग्रेस सिग्निफिकेंट नंबर में वोट लेकर के आएगी। बंगाल में मोस्टली क्या होता है कि देखा है कि बिहार से बहुत माइग्रेशन भी होता है बंगाल में, तो वो जो एक बंगाल की खुद के बंगालीज हैं जो वहीं के हैं, प्लस जो बंगाली ये बिहारीज हैं, मतलब जो बाहर से वहां पर जाकर रह रहे हैं, उसमें क्या चीजें देखने को मिली है कि मतलब बिहार में ऑब्वियसली अभी हमने देखा, वहां के चुनाव भी देखे, आप गए हुए थे, और वहां पे हो सकता है कि आप बंगाल में बिहारी जो वहां से आए हो उनसे भी मिले हो, तो उनका क्या एक चीज है कि सब भाजपा दीदी को कैसे देखते हैं? नहीं देखते हैं दीदी को, उनको पता है कि उनको मारने पीटने वाली दीदी है। पर बंगाल ने हमेशा से ये देखा हुआ है कि लोग यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, चूंकि वो बिजनेस का गढ़ था, उन लोगों के लिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, उनको पता था हमारे पास पैसा है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो हमारे यहाँ लोग सभी लोग आएंगे। कम्युनिस्ट आए, कम्युनिस्टों ने पूरी इंडस्ट्रीज खत्म करी, अपॉर्चुनिटीज कम होती गई, पैसे कम होते गए, गरीबी कम होती गई। उसके बाद क्या होगा, फिर ये कहा जाएगा कि हमारे मौकों पर दूसरे लोग, हमारे अधिकारों पर दूसरे लोग आकर कब्जा कर ले रहे हैं। टीएमसी ने उस पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा तेजी के साथ चलाया। तो जो बिहार माइग्रेंट जितना भी वहां पर है, वो एक वोट टीएमसी को नहीं देता। उनका एक भी वोट। लिविंग लाइफस्टाइल कैसा है? किनका? जो Migrants है। माइग्रेट करके आए हुए हैं। जिस वहां पर काम करने जा रहे हैं लोग, मारवाड़ीज हैं, उन लोगों ने ठीक ठाक पैसा कमाया है। जिन लोगों ने पैसा कमा लिया है वो लोग वहां पर अच्छी मार्केट, अच्छी दुकानें, अच्छा काम अपना कर रहे हैं। जो पंजाबी हैं वो लोग अपना ठीक ठाक काम वहां पर बसा करके रखे हुए हैं। बिहार से जो 3 जनरेशन पीछे गया हुआ था आदमी, कभी ठेला चलाने के लिए आया हुआ है, अच्छा। आज 4 गाड़ी बना लिया, तो कैब चलवा रहा है, वो अपना एक घर उसने बना लिया, रह रहा है, लेबर भी रह रहा है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी बिहार से जाकर के वहां पर, जो कभी उनके दादा परदादा किसी काम के लिए गए होंगे, आज की तारीख में बड़े नेता बने बैठे हैं। तो हर लेवल पर जो माइग्रेंट हैं, जो जाकर के हैं, बहुत बड़ी सोसाइटी, मतलब कलकत्ता के अंदर जाएंगे, हावड़ा के अंदर जाएंगे, जो मतलब 4-5 जिले जहां पर काम है किसी भी फॉर्म में, किसी फॉर्म में, आज से 2 पीढ़ी पहले काम हुआ करता था, तो वहां जो लोग जाकर के माइग्रेट हुए, किसी न किसी फॉर्म में वो अच्छा अपना स्टेक लेकर के चल रहे हैं, अपने काम धंधे को मैनेज करके वहां पर रखा हुआ है उन लोगों ने, और उनमें से 95% लोग बीजेपी को वोट करते हैं। तो आखिरी का ऑलमोस्ट मैं 2 सवाल पूछूंगी। एक तो कि अभी जो यूथ है बंगाल का, वो क्या एक्सपेक्ट करे, क्योंकि कम्युनिज्म इतना ज्यादा अंदर, मतलब बुक्स में उन लोगों ने पढ़ लिया है, आर्ट, लिटरेचर, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जब हम देखते हैं तो उसमें मार्क्सिज्म और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अभी क्या एक्सपेक्ट करे कि क्या इन सबसे हटके जो यूथ है वो कोशिश करेगा कि हाँ ठीक है, कम्युनिस्ट एक आइडियोलॉजी डिफरेंट है, अब इसको हम बंद कर देते हैं और इससे हटके हम लोग एक्चुअली कुछ और पढ़ने पे चले। जयेश जी थोड़ा अधिक युवा हैं, तो अधिक युवाओं से एंगेज किया है, थोड़ा जयेश जी बताएं, फिर मैं बताता हूँ एक चीज। क्योंकि जब हम जादवपुर यूनिवर्सिटी या इन सारे जगह पे देखते हैं तो वहाँ पे ऑब्वियसली जैसे जेएनयू है, यहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट, तो वहां पर उस चीज को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, कम्युनिस्ट वाली आइडियोलॉजी को। तो क्या बीजेपी एक्चुअली उस चीज को ओवर पार कर पाएगी? तो नहीं, इस पर मेरे पास कोई वो नहीं है ऐसा। तो मैं एक चीज जो इस पे बोलना चाहूँ कि आपने कहा आर्ट एंड लिटरेचर और चित्रकारी और इन सब क्योंकि चीजों वो में एक घुसा। मेन चीज है, मतलब अगर हम बंगाली याद करते हैं, रसगुल्ला, आर्ट, लिटरेचर, हाँ। म्यूजिक, रविंद्र संगीत, तो ये सारी चीजें दिमाग में आती है और वो कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं। तो क्या एक्चुअली क्या है कि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा अप्राइज किया है एनी हाउ, लोगों ने इस चीज को इम्पोज करके, तो फिर क्या उसमें आपने change आर्ट आएगा? एंड लिटरेचर और सब चीजों की बात करी कि एक जेल का कमरा हो और उसमें आपको बंद कर दिया जाए, और उसमें दीवारों पर बड़े अच्छे अच्छे गुलाब की पेंटिंग और सब चीजें लगा दी जाए, मिठाई की दुकान खोल दी जाए, सब चीज कर दी जाए, लेकिन अल्टीमेटली आप जेल के अंदर हैं, आप सफोकेट कर रहे हैं। तो जो पश्चिम बंगाल का
यूथ है वो पढ़ रहा है कि हाँ मार्क्स ने ऐसी क्रांति करी, लेनिन ने ये कर दिया, तो चारू मजूमदार ने ऐसा कर दिया, लेकिन आप जाकर के देख के आइए एक बार नक्सलबाड़ी की स्थिति क्या है। वहां पर खुद नक्सलियों की स्थिति, मतलब जो कम्युनिस्ट थे सो कॉल्ड, उन लोगों की स्थिति नहीं, गायब हो चुके हैं वहां से। एक मूर्ति लगी हुई नक्सलबाड़ी में आप देखेंगे तो 7-8 मूर्ति लगी हुई, लेनिन, मार्क्स, चारू मजूमदार, कानू सान्याल, इन सब की। वहां पर इतना समझिए एक बुजुर्ग आदमी जाकर के झाड़ू लगा देता है, सफाई होती है, उसके अलावा उस विचारधारा की कोई स्थिति नहीं रह गई है। लड़के लड़कियों के अंदर थोड़ा सा रहता है कि 18-20 साल के रहते हैं, उन लोगों के अंदर रहता है, लेकिन वोट देते हुए चूंकि अल्टीमेटली जब आप जादवपुर यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्ट्रीट के अंदर घूम रहे हैं तब तो आपके अंदर फैसिनेशन अलग, एक लाइट जल रही है, दुकानें साफ सुथरी हैं, लोग चमक रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं आप, या कुछ भी और मिठाई खा रहे हैं, अच्छी चीज खा रहे हैं, चाइना टाउन में जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब अपने गांव जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके माँ बाप किस गरीब स्थिति में है, आपका गांव किस गरीब स्थिति में है। आप जब कलकत्ता में और घूमने निकलते हैं, आप जब बाहर के अपने मित्रों से एंगेज करते हैं, जब जेएनयू के लड़के से आप बात करते हैं, सिर्फ जेएनयू की बात नहीं होती, जेएनयू से बाहर निकल के वो कनॉट प्लेस भी जा सकता है, लेकिन अगर वो जादवपुर यूनिवर्सिटी से निकल करके पार्क स्ट्रीट जाता है तो आज की तारीख में पार्क स्ट्रीट वैसा नहीं रह गया जैसा आज से 50 साल पहले वो हुआ करता था। वो एक हेरिटेज बिल्डिंग टाइप की रह गई है। आप किसी भी इलाके में, बड़ा बाजार में आप जा सकते हैं, आप उसके अलावा किसी भी इलाके में आप जाइए कलकत्ता के या किसी भी चमकते हुए इलाके में, तो उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि आइडियोलॉजी उनके दिमाग में है, लेकिन जो वो रियलिटी जब उसको विचारधारा है, अब मैंने बहुत मार्क्स पढ़ लिया, मैंने बहुत लेनिन पढ़ लिया, तो मुझे एक अच्छा सा कैफे भी चाहिए जहां बैठ के मैं कॉफी पी करके उस पर चर्चा कर सकूं। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि दीवार से सीलन की कॉफी बदबू, 200 रुपए की है, फिर उस पे भी तो चर्चा होगी। वही तो सीलन से बदबू दीवार की आ रही है, मेरे जेब में 200 रुपए नहीं है मैं खरीद सकूं उस कॉफी को, तो वो गरीबी भी आपके सामने। तब विचारधारा जो है पेट से जब लड़ाई लड़ती है तो पेट उसमें जीत जाता है। तो पश्चिम बंगाल में पेट जीतने वाला है, पेट खाली है, जेब खाली है लोगों की। विचारधारा जो कम्युनिस्ट सो कॉल्ड विचारधारा है वो कब की कूड़ेदान में जा चुकी है। वो और ज्यादा जो यंग वोटर्स के मन में, यंग लोगों की जो बात हो रही है, पिछले 5 साल में जो जवान हुए लड़के लड़कियां हैं, जो पिछले 5 साल में वोटर बने लड़के लड़कियां, उनमें से 10% लोग इस थॉट प्रोसेस के साथ नहीं सोचने वाले हैं कि उन्हें टीएमसी या कम्युनिस्टों को वोट करना है। वो 90% लोग बीजेपी को वोट करेंगे, इस बात को याद रखिए। जो लड़के लड़कियां हैं वो 90% लोग बीजेपी को वोट करेंगे, क्योंकि उनको ये बात पता है कि मुझे इस कॉलेज स्ट्रीट और जादवपुर यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद नौकरी चाहिए, जो नौकरी मेरे पास नहीं है, यहाँ पर उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं है। उस लड़की को ये पता है कि एक आरजीकर में जब एक लड़की जो है वो डॉक्टर बनने के लिए गई थी तो उसके साथ क्या घटना हुई थी और उस बाद किस तरह से केस की लेपापोती हुई थी। उसको पता है कि पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वो किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति बना दी गई है, किस तरह से जो पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाओं की सुरक्षा से अपॉर्चुनिटी तक लेकर के संदेश खाली जैसे केसेस उसको पता है। उसको पता है कितने बलात्कार होते हैं, कि उसको पता है कि पश्चिम बंगाल एसिड अटैक में नंबर 1 है। उस लड़की को ये भी पता है। तो विचारधारा जो है वो बहुत पीछे, सो कॉल्ड जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो बहुत कूड़ेदान में जा चुकी है। उनकी रियलिटी इतनी विभत्स है कि उस विचारधारा को कहीं, सो कॉल्ड कम्युनिस्टों की जो गुलाबी विचारधारा है वो कहीं वहां पर स्टैंड नहीं करने वाली है। तो ये तो अभी हम लोगों ने एग्जिट पोल और जो आप लोगों ने देखा ग्राउंड पे, वो हम उस पे चर्चा की हमने कि बीजेपी कैसा काम करेगी, क्या एक्सपेक्टेशन है बीजेपी से, और बीजेपी ने कैसे अपनी अपनी मतलब सेना तैयार करी है, जो भी बोलेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए, सेना मत कहिए, नहीं तो टीएमसी वाले काट के कहेंगे सीआरपीएफ को भी आप बीजेपी की हाँ, सेना बोल नहीं रहे नहीं हैं। वो नहीं है। तो अगर टीएमसी अभी भी वहां पे रहती है तो आने वाले बंगाल की इमेज कैसी होगी और कितनी डिप्लीट होगी, वहां की हालत और कैसी हो सकती है, क्या डिप्लीट के अलावा कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है उस बंगाल को। कोई इमेजिन, आज का ही बंगाल कोई इमेजिन यहाँ बैठ के नहीं कर सकता है। कलकत्ता सुनने में जितना अच्छा लगता है, कलकत्ता के बारे में बात करना जितना अच्छा लगता है, कलकत्ता का रसगुल्ला जितना यहाँ से सुनने में मीठा लगता है, आज की तारीख में 5 दुकानें आपको ऑथेंटिक रसगुल्ले की नहीं मिलेंगी। हमने खाई, अच्छे रसगुल्ले मिल जाएंगे। तो इसमें भी ममता बनर्जी की गलती है। सोसाइटी को ऐसा बना दिया गया कि उस सोसाइटी के मीठा कम डाल रहे हैं रसगुल्ले, मीठा ने, वो दूध की क्वालिटी ही खराब हो चुकी है वहां पर कुछ भी नहीं रह गया है। आप 4 दुकान 5 दुकान के अलावा 6वीं दुकान पे जाएंगे, कूड़ा ही मिलेगा आपको। वही रसगुल्ला मिलेगा जो दिल्ली किसी भी खराब दुकान पे 300 रुपए किलो मिल जाता है, वही रसगुल्ला वहां पर मिलेगा। हमने ऑनलाइन जितने भी रसगुल्ला हम लोगों ने मंगा खाए, क्योंकि तो बीजेपी आएगी तो रसगुल्ले की क्वालिटी चेंज होगी। होप करते हैं कि हाँ रसगुल्ले की क्वालिटी भी अच्छी हो, समाज अच्छा होगा, चीजें अच्छी होंगी, लोग परचेजिंग पावर। 3 रुपए की चाय जो समाज पी रहा है, एक रसगुल्ला अच्छा बनने में 20 रुपया लगता है, कैसे खरीद पाएगा? वो खरीद नहीं पाएगा। दुकान डिलीवर कैसे कर पाएगी? कुछ हेरिटेज दुकानें बची हुई हैं जिनके पास कुछ वो भद्रलोक वाले लोग हैं, वो खरीद पा रहे हैं, उनकी जेब में पैसा है तो वो लोग खरीद पा रहे हैं, उनके लिए बेच रहे हैं। बाहर से कुछ लोग आने वाले खा जाते हैं, जो हम जैसे लोग जो बाहर टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, वो लोग अपनी जेब में 1000-500 रुपए लेकर के जाते हैं कि हाँ हमें रसगुल्ला पे खर्च करना है, तो हम जैसे लोग खा पाते हैं, बाकी लोग खरीद नहीं सकते। तो 7 रुपए 8 रुपए उनको रसगुल्ला बेचना है, वो उसमें बन नहीं सकता वो अच्छा रसगुल्ला, उसमें वही कूड़ा बनेगा, वही बिक रहा है।
तो आखिरी बीजेपी आएगी तो उम्मीद करते हैं रसगुल्ला भी अच्छा मिले। हाँ, आखिरी क्वेश्चन जयेश, तुमने वहाँ का रसगुल्ला खाया था? चलो बढ़िया है। तो मेरा ये है कि अगर टीएम एक रसगुल्ला भी खाया था तुमने तो? नहीं, कपिल ने खाया था। वो कपिल ने, अच्छा, हाँ। कपिल हमारे कैमरामैन है, वो एक्सपेरिमेंट नहीं नहीं, वीडियो एडिटर वीडियो एडिटर है, तो ऑब्वियसली समटाइम्स कैमरामैन हो जाते हैं। हाँ, तो बेसिकली 4 लोग गए थे, जयेश, अनुराग, प्रियांशु और कपिल। तो दिस इज व्हाट द टीम वर्क लुक्स लाइक, और वो शायद हमारे ग्राउंड से निकल कर भी आया और हमने अपनी ऑडियंस तक भी पहुंचाया। जयेश, तुम्हें क्या लगता है कि अभी क्या चेंजेस आने बाकी हैं लोगों की मानसिकता में, सोसाइटी में क्या चेंजेस तुम देखना चाहते हो, क्योंकि तुम देख कर आए हो पूरा बंगाल, और क्या क्या मतलब चीजें वहां पे डेवलपमेंट के नाम पर हो सकती हैं? बहुत कुछ है। मतलब जैसे वहां पे स्वच्छता चाहिए, वहां पे जैसे रोड्स हैं, वहां पे सफाई चाहिए, काफी कुछ आपने देखा होगा, मक्खियां देखी होंगी, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि मैंने बहुत छोटी जगह देखी, बहुत कम जगह देखी। मैं दुर्गा पूजा के समय गई थी, तब मूर्तियां बनते हुए देखी, तो काफी मैंने अनहाइजेनिक कल्चर देखा। वो मेरा पर्सनल वो था, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे अरे तो मेरे साथ society हुआ, में- मैं खाना खाने गया, मैं शाकाहारी आदमी, बाकी लोग मांसाहारी, हम्म, तो मेरी दाल खत्म हो गई, मैंने कहा दाल दोबारा लेकर के आओ। हम्म, तो वो जिसमें चिकन ला करके दिया था जिस कटोरी के अंदर, उसी कटोरी में वो दाल लेकर के आ गया। मेरे खाने 2 दिन में परेशान रहा कि मैं खाना यहाँ क्या खाऊं। हाँ, तो वो एक क्या है कि वहां पे उस कल्चर को समझना कि हर चीज बस ऐसे ही नहीं चलती है। तो उसमें आप क्या चाहते हो कि वो परिवर्तन आए? एक्चुअली जो परिवर्तन की बात हो रही है उसके बारे में बताओ। हम लोग जहाँ पर हम लोग रुके थे, जिस जगह पर, वहाँ एक मार्केट लगता है। तो उस मार्केट के बाहर, जैसे मार्केट बंद हो जाती है, उसके बाद जो कूड़ा फैलता है हम्म, वो देखने लायक होता है कि ये आया कहाँ से। हम्म, वो हर जगह वो कूड़ा, वो पेशाब की जो गंध है, हम्म, टॉयलेट की वो गंध है, वो आपको हर जगह देखने को मिलती है। हम्म, वो सुधरे, और पब्लिक टॉयलेट्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे सड़कों के आसपास, बहुत कम फैसिलिटीज। देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए लोग हैं कि जिसको जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ पर अपना काम कर लेता है। मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगी। जब मैं बता रही हूँ कि मैं गई थी, तब मैंने इनकी बसेस देखी थी, और उसमें लेजिट लोग कैसे भर के जा रहे थे। इट वाज लाइक कि पहले तो बस खुद में भरी हुई है, उसके बाद लोग, वो जो हैंडल होता है ना एंट्री वाला, उसमें 4 लोग ऐसे लटक के जा रहे हैं। तो वो सीन मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा, और वो शायद मेरे दिमाग में एक चीज आई, या तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, या फिर लोग बस है ही नहीं, सरकार से पैसा ही नहीं है कि नई बस ला सके। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है। बसें दिखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन उसकी उनकी हालत बड़ी खराब है। कोई कहीं से ठुकी हुई है, किसी कहीं से मतलब डेंट पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। और और वो सालों भागम पुरानी भाग- भी लगती है, ऐसा नहीं लगता है कि उनको वो देख के नया ही चीज़ लगता है, है। वो पेंट करके आपको बड़ी सुंदर दिखती है, लेकिन वो है नहीं। और दूसरा, हम लोग हुगली नदी के आसपास गए थे, तो हमने देखा कि मतलब 10 मीटर या 20 मीटर भी फर्क नहीं है। वॉशरूम्स वो बनी हुई जगह बनी हुई है, वहां पर कर रहे हैं, तो वही पानी सीधे सीधे नीचे होकर के जा रहा है। तो किस तरह की दिक्कतें हैं, साफ सफाई की दिक्कतें हैं, लोगों के माइंडसेट की दिक्कतें हैं, कई सारी समस्याएं हैं। तो वो बदले ये भी। चलो, थैंक यू सो मच। आई थिंक कि हम लोगों ने सारे ऑलमोस्ट चीज़ें कवर करी है। आप लोगों का जो ग्राउंड एक्सपीरियंस रहा है, जो लोगों से आपने बातचीत करी है, ऑब्वियसली जो ग्राउंड की चीज़ें होती है प्लस जो स्टूडियो में होता है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। जो हम लोग ऑन द न्यूज़ पढ़ते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, और जो आप लोग एक्सपीरियंस करके आए हो, खाना पीना, सफाई, या फिर लोगों से बात करना कि वो एक्चुअली क्या डेवलपमेंट चाहते हैं सोसाइटी में, क्योंकि मेन चीज़ जो है वो सोसाइटी का डेवलपमेंट है कलेक्टिवली। तो वही शायद जो बंगाल के लोग हैं वो बीजेपी को वोट करके वो डेवलपमेंट देखना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर सरकार काम नहीं करती है, वो जनता उस चीज़ को डिसाइड करती है कि कौन उनके लिए काम करेगा। तो शायद जो इतने सालों से टीएमसी नहीं कर पाई, वो चीज़ वो लोग बीजेपी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ इट। आई होप कि हमारा ये कॉन्वर्जेशन एक अच्छी एंडिंग पे समाप्त हुआ है। एंड उसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद लोग हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स को भी देखें, जो मिस कर गए हो, जो नहीं देख पाए हो। एग्जैक्टली। तो मैं चाहूंगी कि जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उस पे जाए, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट ये लोग जो जाकर बात करके आए हैं लोगों से, और वो एक ग्राउंड एक्सपीरियंस, एक अलग फीलिंग होती है। एंड अपकमिंग इलेक्शंस जहाँ भी हैं, वहाँ से भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। धन्यवाद।